एक बायोलॉजिस्ट पहली बार इंडोमिनस रेक्स को खाना खिलाता है और अपना खुद का हाथ सीधे अंदर डाल देता है। जैसे ही उंगलियां टूटने की चटकने वाली आवाज आती है, वो पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। पास में खड़ा उसका कलीग उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं करता। इसके बजाय वे सेलिब्रेट करने के लिए शैंपेन की एक बोतल खोलते हैं, क्योंकि इंसानियत ने फाइनली इंडोमिनस रेक्स को ब्रीड कर लिया है। लेकिन यह सब अपनी आंखों के सामने होता देख लियो अपनी जगह पर सुन्न रह जाता है और डर के मारे उसकी पैंट लगभग गीली होने वाली होती है। यह सीन बिल्कुल उस क्लिप जैसा है जो उसने जुरासिक पार्क में देखा था, एकदम सेम टू सेम। अगर उसे सही से याद है तो एक्सीडेंट से बचने के लिए जुरासिक वर्ल्ड ने ओरिजिनली एक मेल और एक फीमेल इंडोमिनस रेक्स रखे थे। मेल को फीमेल ने खा लिया था और इत्तेफाक से लियो ही वो मेल है। जैसे ही लियो को यकीन हो जाता है कि अब उसका काम तमाम होने वाला है, अचानक उसके सामने एक पैनल पॉप अप होता है। जीन फ्यूजन सिमुलेटर, बिल्कुल वही गेम जो उसने अपनी पिछली लाइफ में खेला था, जहां दूसरे जानवरों का शिकार करके वह उनके जीन्स को एब्जॉर्ब और फ्यूज कर सकता है। टीरेक्स जीन, बाइट फोर्स, रैप्टर जीन, रनिंग स्पीड, जाइगेनोटोसोरस जीन, सैंडलाइक सेरेशंस, स्क्विड जीन, कलर चेंज और रैपिड ग्रोथ, वाइपर जीन, हीट सेंसिंग। लियो ध्यान से अपनी करंट सारी जीन एबिलिटीज की लिस्ट बनाता है। उसे पता है कि अभी उसकी टॉप प्रायोरिटी शांति से छिपकर बड़े होना है और फिर इस पार्क से एस्केप करना है, क्योंकि फिल्म के प्लॉट के हिसाब से जुरासिक वर्ल्ड एक दिन इंडोमिनस रेक्स की वजह से पूरी तरह तबाह हो जाएगा और बाद में जब डॉर्मेंट वोल्केनो फटेगा तो न्यूब्लर आइलैंड भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस बीच डॉक्टर हेनरी स्माइल करते हुए फ्रेश मीट के 2 बड़े टुकड़े लेकर आते हैं। इंडोमिनस रेक्स उनका मास्टरपीस है जो पक्का जुरासिक वर्ल्ड के लिए बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करेगा। लेकिन जैसे ही वो फीमेल इंडोमिनस रेक्स को खाना खिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो छोटी सी बच्ची अचानक झपटती है, अपना नुकीला आरी जैसा मुंह खोलती है और डॉक्टर हेनरी के हाथ को कसकर जकड़ लेती है। बस एक बाइट और यह लगभग उनकी उंगलियां ही काटकर अलग कर देती है। हाँ, अब लग रहा है न कुछ बात उनके हाथ से पहले ही खून बह रहा है। फिर भी डॉक्टर हेनरी के एक्सप्रेशंस बिल्कुल नहीं बदलते, बल्कि उनकी स्माइल और भी चौड़ी हो जाती है। लियो इस चीज को खुद महसूस करता है। फीमेल इंडोमिनस रेक्स की भयानक दरिंदगी उसके पैदा होने के पल से ही साफ दिखाई दे रही है। उसे और तेजी से बड़ा होना होगा, वरना उसके सामने टिकने का उसका कोई चांस नहीं है। कच्चा मांस खाने का ये उसका पहला मौका है, लेकिन उसके डायनासोर वाले टेस्ट बड्स हर एक बाइट को बहुत ही सेटिस्फाइंग बना देते हैं। आपने मी खाया, जीन पॉइंट्स प्लस 2। जब तक उसका पेट भरता है, लियो के पास टोटल एक जीन पॉइंट इकट्ठा हो चुका होता है। लियो अपना हाथ खुजाता है, उसकी आंखें सोच में तेजी से घूम रही है और वो उस इकलौते जीन पॉइंट को स्क्यूड जीन की रैपिड ग्रोथ एबिलिटी पर खर्च कर देता है। स्क्विड्स का लाइफ साइकिल बहुत छोटा होता है, लेकिन उनकी ग्रोथ रेट एक्सट्रीम होती है। जायंट स्क्विड पैदा होने से लेकर फुल मैच्योर होने तक सिर्फ 50 दिन का टाइम लेता है। लियो को अभी बिल्कुल इसी एबिलिटी की सबसे ज्यादा जरूरत है। सिर्फ तेजी से बड़ा होकर ही वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लायक बन पाएगा। पलक झपकते ही 3 दिन बीत जाते हैं। लियो ने फाइनली 10 जीन पॉइंट्स जमा कर लिए हैं। वो अपने सारे पॉइंट्स स्क्विड जीन की रैपिड ग्रोथ एबिलिटी में डाल देता है। जैसे ही जीन पॉइंट्स का बार मैक्सिमम पर पहुंचता है, उसके अंदर एक जबरदस्त गर्मी महसूस होती है। स्क्विड जीन लेवल 2 पर एडवांस हो जाता है। ग्रोथ स्पीड नॉर्मल से 2 गुना बढ़ गई है। लियो बहुत एक्साइटेड है। सबसे पहले इस एबिलिटी को अपग्रेड करने का उसका डिसीजन एकदम सही था। ग्रे के पास भी स्क्विड जीन और उसकी रैपिड ग्रोथ एबिलिटी है, लेकिन अब लियो की ग्रोथ रेट उससे डबल है। एक बड़ी और ज्यादा पावरफुल बॉडी के साथ एक ह्यूमन सोल की इंटेलिजेंस का एडवांटेज होने की वजह से लियो को अब उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद दोनों इंडोमिनस रेक्स को जुरासिक वर्ल्ड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। एस्केप से बचने के लिए उन दोनों के अंदर ट्रैकिंग चिप्स लगा दी गई है। ट्रांसफर के दौरान लियो को पूरे रास्ते एक पैक्ट और छोटे से पिंजरे में बंद रखा जाता है। लियो को यह बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है कि इंसान उसे बिल्कुल भी एक जिंदा जीव नहीं मानते। वो उनके प्रॉफिट के लिए एक टूल के अलावा और कुछ नहीं है। अगर वह अब इंसान नहीं रहा तो उसे इंसानियत के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार रहना होगा। कुछ घंटों बाद लियो और ग्रे को एक साथ पेडॉक 11 में डिलीवर किया जाता है, जो जुरासिक वर्ल्ड का सबसे नॉर्थ वाला एनक्लोजर है। ये पेडॉक 12 मीटर ऊंची रीइंफोर्स कंक्रीट की दीवारों से घिरा हुआ है। बीच के हिस्से में एक टेम्पर्ड ग्लास का ऑब्जर्वेशन डेक बना हुआ है। पेडॉक के अंदर हर तरफ एक हरा भरा ट्रॉपिकल जंगल फैला हुआ है। लियो जानता है कि अब से यही उसका और ग्रे का घर होने वाला है। सिर्फ नाम का घर, असल में ये एक पिंजरा है। चारों तरफ ऊंची दीवारें, एकदम कुएं के मेंढक जैसी हालत। ग्रे को अगर साइड में भी रख दे तो लियो को खुद भी लगता है कि अगर वो यहाँ ज्यादा टाइम रुका तो वो भी पागल हो जाएगा। लेकिन अभी भागना बहुत जल्दबाजी होगी। अगर वो किसी तरह बाहर निकल भी गया तो बाहर वाले इंसान उसे आसानी से खींच कर वापस ले आएंगे। ग्रे अंदर आते ही बहुत एग्रेसिव हो जाती है। पूरे एनक्लोजर में गुस्से से भागती है, दीवारों को अपने दांतों से नोचती है और अपने पंजों से खुरचती है। दूसरी तरफ लियो बहुत ही शांति से आसपास टहलता है, लेआउट का जायजा लेता है और हर एक चीज को समझता है। जब वो ऊपर ऑब्जर्वेशन डेक की तरफ देखता है तो उसकी नंगी आंखें
उस वन वे ग्लास के आर पार नहीं देख पाती, लेकिन अपनी वाइपर जीन की हीट सेंसिंग का यूज करके वह साफ साफ दूसरी तरफ कई इंसानों की बॉडी से निकलने वाले इंफ्रारेड हीट सिग्नल्स डिटेक्ट कर लेता है। इन इंसानों को कोई आइडिया नहीं है, जब वे उस डरावने अंधेरे में झांक रहे हैं तो वह अंधेरा भी वापस उन्हें ही घूर रहा है। लियो उन पर ध्यान नहीं देता। उसके हिसाब से आज उसे पैदा हुए 1 हफ्ता हो चुका है। टी-रेक्स जीन बाइट फोर्स लेवल 2 पर एडवांस हो गई है। मसल स्ट्रेंथ नॉर्मल से 2 गुना बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों में इकट्ठा हुए सारे जीन पॉइंट्स लगभग पूरी तरह से टी-रेक्स जीन की स्ट्रेंथ में ही गए हैं। लियो अपना स्टैट्स पैनल खोलता है। नाम लियो, उम्र 7 दिन, प्रजाति इंडोमिनस रेक्स मेल। सिर्फ 1 हफ्ते में उसकी बॉडी पहले से काफी बड़ी हो गई है। अगर कंपेयर करें तो ग्रे अब उससे पूरे एक साइज छोटी लग रही है। फिर भी लियो 1 सेकंड के लिए भी अपना गार्ड नीचे नहीं करता। उसके पास अब सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो उसे मार दे और इस खतरे को पूरी तरह से खत्म कर दे, या फिर उसे अपने पैरों पर झुकाकर अपना गुलाम बना ले। एनक्लोजर के दूसरी तरफ ग्रे गुस्से में एक भयानक दहाड़ मारती है, ये एक्सेप्ट करने के बाद कि वो बाहर नहीं निकल सकती। उसके पास हार मानने के अलावा कोई चॉइस नहीं बचती। अचानक दीवार के पार से मशीनों के चलने की एक जानी पहचानी आवाज आती है। यह उनके खाने का टाइम है। लियो हमेशा की तरह खाने की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो देखता है कि ग्रे ने पहले ही मटन के पूरे टुकड़े पर कब्जा कर लिया है और वो एक बहुत ही तीखी और क्लियर वार्निंग के साथ उस पर दहाड़ रही है। तो अब ये अपना खाना गार्ड कर रही है ना? यह उन दोनों का पहला असली इंटरेक्शन है और यहाँ अपना दबदबा और डोमिनेंस बनाना बहुत मैटर करता है। फिल्म में मेल इंडोमिनेंस रिक्स को फीमेल ने शुरू से ही बुली किया था और आखिर में उसे खा लिया था। लेकिन अब साइज और स्ट्रेंथ के एडवांटेज के साथ लियो बिल्कुल भी शरीफ बनने के मूड में नहीं है। वह एक एक्सप्लोसिव जंप के साथ आगे झपटता है और अपने जबड़े सीधा उसके गले की तरफ ले जाता है। ग्रे भी पूरी ताकत से पलटवार करती है, बिना किसी हिचकिचाहट के उसे काटने और खुरचने की कोशिश करती है। लेकिन लियो वहां पहले पहुंच जाता है, उसके गले को कसकर जकड़ लेता है और उसे साइड में झटक देता है। वो उसे हवा में उठाकर जमीन पे इतनी जोर से पटकता है कि वो धड़ाम से नीचे गिरती है। जमीन पर दबे होने और सांस उखड़ने के बावजूद ग्रे अपने दांत दिखाती है, अपनी गर्दन अकड़ा लेती है और हार मानने से साफ इनकार कर देती है। इसके बाद जो होता है वो एक बहुत ही भयानक और बेरहम पिटाई है। भले ही लियो अभी भी छोटा है, लेकिन उसके हर एक वार के पीछे मौजूद वो दोगुनी ताकत ग्रे को बहुत सीरियस डैमेज देने के लिए काफी है। कुछ मिनटों बाद बार बार मिट्टी में पटकी गई ग्रे फाइनली हार मान लेती है। वह अपनी पीठ के बल लेट जाती है, अपना पेट सरेंडर के पोज में खुला छोड़ देती है। बेचारी, तुम सच में कुछ भी नहीं हो। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि यहाँ बॉस कौन है। लियो उसे छोड़ देता है और अपना खाना खाने के लिए मुड़ता है। किसी जानवर को सही से ट्रेन करने की शुरुआत हमेशा जल्दी ही होती है। ग्रे अपनी पीठ के बल लेटी है, बिना हिले डुले लियो को पहले खाते हुए देख रही है और हिलने की हिम्मत तक नहीं कर रही। जब लियो खत्म कर लेता है और एक दहाड़ मारता है, तभी उसे खाने के पास जाने की परमिशन मिलती है। चलो अब इसे एक नाम देने का टाइम आ गया है। फिल्म में मेल हीरो ने जिस मेन रैप्टर को डेम किया था उसका नाम ब्लू था। उस दिन के बाद से लियो की डेली लाइफ में एक नया रूटीन जुड़ जाता है, ग्रे को ट्रेन करना। टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है। उनके पैदा होने के 3 महीने बाद पैडॉक 11 के अंदर एक जिंदा सुअर फेंका जाता है जो घने पेड़ों के बीच छिप जाता है। लियो और ग्रे अलग हो जाते हैं और चुपचाप पीछे से उसके करीब जाते हैं। अगले ही पल लियो एकदम बिजली की तरह झाड़ियों से बाहर निकलता है, हवा में छलांग लगाता है और सीधा उस सुअर पर जाकर गिरता है। सुअर जमीन पर गिर पड़ता है और पैनिक में जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लियो के जबड़े उसके गले को जकड़ लेते हैं। उसी टाइम पर ग्रे पास आती है और अपने दांत सुअर के पेट में गड़ा देती है। थोड़ी ही देर में उसका चिल्लाना पूरी तरह से बंद हो जाता है। आपने एक पालतू सुअर का शिकार किया। जीन पॉइंट्स +5। एक्सट्रैक्टेबल जीन पालतू सुअर जीन। रोबस्ट फिजिक लेवल 1। रोबस्ट फिजिक को एक्सट्रैक्ट करें? बिल्कुल नहीं। लियो 5 जीन पॉइंट्स को सीधा स्क्विड जीन की रैपिड ग्रोथ में डाल देता है। लेवल 3 पर उसकी ग्रोथ रेट 3 गुना बढ़ जाती है। उसकी करंट कॉम्बैट स्ट्रेंथ पर किसी शेर, बाघ या तेंदुए को मारना बहुत ही मामूली बात होगी, लेकिन इतना काफी नहीं है। लियो के असली दुश्मन जनरली जानवर नहीं है, वे इंसान हैं। जब उसके अंदर हथियारों वाले सोल्जर्स को हैंडल करने की एबिलिटी आ जाएगी, तभी वह बाहर भागने के बारे में सोचेगा। दोनों इंडोमिनस रेक्स मिलकर उस सुअर को जल्दी ही पूरी तरह से साफ कर देते हैं। लियो की हीट सेंसिंग को ऑब्जर्वेशन डेक के पास कुछ हलचल महसूस होती है। यह डॉक्टर हेनरी है और उनके साथ एक भारी भरकम गोल पेट वाला आदमी है। वह आदमी एक प्राइवेट मर्सिनरी ग्रुप से है। उसका नाम हॉस्किंस है। हेनरी, तुमने दुनिया की सबसे परफेक्ट किलिंग मशीन बना दी है, लेकिन ये दोनों इंडोमिनस रेक्स एक ही टाइम पर पैदा हुए थे, तो इनके साइज में इतना बड़ा फर्क क्यों है? हॉस्किंस एक्साइटमेंट से लगभग कांप रहा है। मैंने उनके जीनोम में स्क्विड डीएनए मिक्स किया था, इससे उनकी ग्रोथ रेट तेज हो जाती है। अभी देखकर ऐसा लग रहा है कि मेल के अंदर स्क्विड डीएनए का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसीलिए वह इतनी तेजी से बड़ा हो रहा है, डॉक्टर हेनरी एक्सप्लेन करते हैं। वाह, यह तो और भी अच्छा है। हॉस्किंस की आंखें और चमक उठती हैं। असल में ये दोनों इंडोमिनस रेक्स बस पहले बैच के प्रोटोटाइप्स हैं जिन्हें डॉक्टर हेनरी ने क्रिएट किया है। ऑफिशियल
इनिशियली वे जुरासिक वर्ल्ड के लिए बस एग्जिबिट्स प्रदर्शन की चीजें हैं, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे उन्हें मिलिट्री ऑपरेशंस में यूज करने का प्लान है। अगर इंडोमिनस रेक्स उम्मीद के मुताबिक काम करते हैं तो डॉक्टर हेनरी मास प्रोडक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे और इंडोमिनस रेक्स की एक पूरी स्ट्राइक फोर्स तैयार करेंगे। पैदा होने के 10 महीने बाद लियो की लंबाई 15 मीटर को पार कर चुकी है और वह 7.5 मीटर ऊंचा खड़ा है। उसका वजन डबल होकर 20 टन हो चुका है। वह पहले ही फिल्म में दिखाई गई सब एडल्ट फीमेल इंडोमिनस रेक्स के साइज के बराबर हो चुका है। इसके अलावा लियो की हर एक जीन एबिलिटी लेवल 5 तक अपग्रेड हो चुकी है, जिससे उनका एडवांसमेंट पूरा हो गया है। टीरेक्स जीन बाइट फोर्स एनहांस बाइट में एडवांस हो गई है। रैप्टर जीन रनिंग स्पीड हाई स्पीड मूवमेंट में एडवांस हो गई है। लियो अपना स्टेट्स पैनल खोजता है। नाम लियो, उम्र 10 महीने, प्रजाति इंडोमिनस रेक्स। अगर कंपेयर करें तो 10 महीने की ग्रे सिर्फ 7 मीटर लंबी और 3.5 मीटर ऊंची है और उसका वजन 4 टन है, जो लियो से 5 गुना कम है। अब आजाद होने और अपनी फ्रीडम वापस लेने का टाइम आ गया है। अब यहाँ और ज्यादा रुकने का कोई फायदा नहीं है। पहला, रिसोर्सेज बहुत कम है। इंसान जो डेली खाना देते हैं वह बहुत लिमिटेड है। दूसरा, इतने लंबे टाइम तक एक बंद जगह में कैद रहने के बाद लियो अब खुद को इस छोटे से पिंजरे में और ठूंस कर नहीं रख सकता। अब इस आइलैंड से हर एक इंसान को भगाने का टाइम आ गया है। एक भी नहीं बचेगा। लियो मुड़ता है और ग्रे पर दहाड़ मारता है, जो अभी भी अपना खाना खाने में बिजी है। वह दहाड़ एक सिग्नल है। ऑपरेशन शुरू हो चुका है। फिल्म में फीमेल इंडोमिनस रेक्स ने पहले पैडॉक के इंफ्रारेड स्कैनर्स को ब्लॉक करने के लिए अपनी ट्री फ्रॉग जीन की इंफ्रारेड स्टेल्थ का यूज किया था। फिर उसने दीवार पर पंजों के निशान छोड़ दिए थे, जिससे ऐसा लगा कि वह दीवार फांद कर बाहर निकल गई है। क्लेयर फीमेल की लोकेशन ट्रैक करने के लिए भागकर कंट्रोल रूम गई थी, बस यह देखने के लिए कि वह तो पूरे टाइम पैडॉक के अंदर ही छिपी हुई थी और तब तक बाकी लोग पहले ही एनक्लोजर के अंदर घुस चुके थे। फीमेल अपनी छिपने की जगह से बाहर आई, सर्विस डोर को ब्लॉक कर दिया और गार्ड्स को अपनी जान बचाने के लिए मेन गेट खोलने पर मजबूर कर दिया और इस तरह वह बाहर निकल गई। लेकिन यह पूरा सीक्वेंस काफी हद तक किस्मत पर टिका हुआ था। लियो के एस्केप प्लान में ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। वह सीधे आर पार जाने वाला है। उसे बस उस गेट पर एक नजर डालने की जरूरत है। यह गेट उसे रोक ही नहीं सकता। अब इस वार में उसकी 10 महीने की कैद, बेइज्जती और घुट घुट कर जीने का पूरा गुस्सा शामिल है। कोई ईश्वरीय शक्ति भी अब इसे नहीं रोक सकती। ऊपर ऑब्जर्वेशन डेक पर मसानी और क्लेयर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि वे क्या देख रहे हैं। तुम मजाक कर रहे हो। मेल इंडोमिनस रेक्स ने अभी अभी गेट को चकनाचूर कर दिया है और पैडॉक से बाहर निकल गया है। ग्रे भी पैडॉक 11 से बाहर लियो के ठीक पीछे पीछे आ जाती है। पैडॉक के बाहर एक कंस्ट्रक्शन क्रू काम कर रहा है। डायनासोर बाहर आ गए हैं। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह इधर उधर भागने लगता है, लेकिन एक वर्कर ने मुश्किल से कुछ ही कदम बढ़ाए होते हैं कि तभी एक मोटी और पावरफुल पूंछ हवा को चीरते हुए आती है। वह आदमी 10 मीटर से भी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और जमीन पर जोर से टकराता है। कुछ भी साबुत नहीं बचा। लियो इंसानों पर कोई रहम नहीं दिखाता। उसके चमकते हुए स्टील जैसे पंजों का एक वार और एक और इंसान खत्म। आपने एक इंसान का शिकार किया, जीन पॉइंट्स +2। लियो मुंह बनाता है। यह तो उसके टाइम के लायक भी नहीं है। एक सुअर का शिकार करने से भी बुरा। उसके पीछे ग्रे एक्साइटमेंट से भर जाती है। वह एक ही छलांग में आगे बढ़ती है, एक वर्कर को अपने जबड़ों में जकड़ लेती है और उसे पूरा निगल जाती है। आधे मिनट से भी कम टाइम में पैडॉक 11 के बाहर का एरिया मलबे के अलावा और कुछ नहीं बचता और इसके जिम्मेदार दोनों इंडोमिनस रेक्स पहले ही बहुत दूर जा चुके हैं। ऊपर ऑब्जर्वेशन डेक पर मसानी और क्लियर ही इकलौते सर्वाइवर्स बचे हैं। कंट्रोल रूम से दोनों इंडोमिनस रेक्स को ट्रैक करने के लिए कहो, फिर ACU को कांटेक्ट करो। तुरंत एक आर्म टीम भेजो और उन्हें वापस लाओ। मसानी ऑर्डर्स देते हुए चिल्लाता है और ACU को बताओ कि सिर्फ नॉन लीथल, बिना जान लेने वाले वेपन्स यूज करें। उन्हें कोई नुकसान मत पहुंचाना, उन्हें जिंदा पकड़ो। यह एक ऑर्डर है। वह यह आखिरी बात ऐड करना नहीं भूलता। आप इस बीच लियो एक तेज और पावरफुल स्पीड से आगे बढ़ता है और अपनी वाइपर जीन की हीट सेंसिंग को एक्टिवेट करके ग्रे को पैडॉक 11 के एरिया से तेजी से दूर ले जाता है। 1 किलोमीटर के रेडियस में होने वाली हर हलचल उसके दिमाग में पूरी तरह से मैप हो रही है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, लियो को पहली बार कैद का वजन अपने ऊपर से हटता हुआ फील होता है। वह खुद को अपनी बाहें फैलाने से रोक नहीं पाता। समंदर के उस पार क्या है? आजादी पक्का वही होगी। पैडॉक से बाहर निकलना तो बस पहला कदम है। इंसान उनका पीछा करते हुए आ रहे हैं। यह तो होना ही था। अब इन ओवर कॉन्फिडेंट इंसानों को असली डायनासोर की ताकत का थोड़ा मजा चखाने का टाइम आ गया है। लियो अपना आगे वाला पैर बढ़ाता है, अपने लेफ्ट कंधे पर एक सटीक जगह ढूंढता है और अपने स्टिल जैसे पंजे को गहराई तक गड़ा देता है। उसके हाथ में इंसान के अंगूठे के साइज की एक चिप आ जाती है। फिर वह बिल्कुल उसी तरह ग्रे के लेफ्ट कंधे से भी उसकी चिप निकाल लेता है, लेकिन लियो उन्हें बस ऐसे ही फेंक नहीं देता। इनका बहुत बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। इंसानों की ही चाल को उन्हीं के खिलाफ यूज करके जुरासिक वर्ल्ड के कंट्रोल रूम के अंदर मसानी, जो अभी भी डरा हुआ है, और क्लेयर भागते हुए आते हैं। दोनों इंडोमिनस रेक्स के अंदर लगी RFID चिप्स उनकी लोकेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं। वे तेजी से साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं। जुरासिक वर्ल्ड कंट्रोल टू ACU-1। टारगेट्स 2 भागे हुए इंडोमिनस रेक्स हैं। नॉन लिथल वेपन्स की परमिशन दे दी गई है। कॉपी दैट। ACU-1 के दर्जन भर से भी ज्यादा आर्म्ड मेंबर्स एक साथ जवाब देते हैं। वे जल्दी से नॉन लिथल
मेटल गियर पहनते हैं, 2 ऑफ-रोड व्हीकल्स में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं। मेन स्क्रीन AC-1 का लाइव फीड दिखा रही है। वे रुक गए हैं। अचानक चिप ट्रैकिंग दिखाती है कि दोनों इंडोमिनस रेक्स एक जगह रुक गए हैं। सारी यूनिट्स नीचे उतरो, आगे बढ़ो। ऑर्डर मिलते ही आर्म टीम जल्दी से व्हीकल्स से बाहर निकलती है और सावधानी से उस पुराने और घने जंगल में आगे बढ़ती है। वेपन्स रेडी हैं। ACU-1 का स्क्वाड लीडर एक एशियन मर्सिनरी है जिसकी दाई कलाई पर एक ट्रैकिंग वॉच बंधी है। टीम धीरे धीरे बहने वाली एक छोटी सी नदी को पार करती है। स्क्वाड लीडर अपनी घड़ी चेक करता है। सिग्नल बिल्कुल उसकी खुद की पोजीशन के साथ ओवरलैप कर रहा है, लेकिन आसपास कहीं भी दोनों में से किसी भी इंडोमिनस रेक्स का कोई नामो निशान नहीं है। ई डिटेक्शन स्कैनर कोई भी गड़बड़ नहीं दिखा रहा है। अजीब है। स्क्वाड लीडर अभी भी इस उलझन में ही होता है कि तभी कुछ ऐसा होता है जिससे वह रुक जाता है। वह अपनी मुट्ठी ऊपर उठाता है। टीम उसके पीछे एकदम रुक जाती है। उसकी नजरों के किनारे पर 2 हल्के ग्रे रंग की आकृतियां दिखाई देती हैं। वह ध्यान से देखता है। ये पत्थर नहीं है, ये कच्चे मांस के टुकड़े हैं जो ग्रे और सफेद रंग के स्केल से ढके हुए हैं और अभी भी ताजे हैं। स्क्वाड लीडर नीचे बैठता है और उनमें से एक को उठा लेता है। वो उसे पलटता है। अंदर एक RFID चिप धंसी हुई है जो अभी भी एक हल्की और लगातार जलने वाली लाइट के साथ ब्लिंक कर रही है। वह क्या है? मिस्टर मसानी कंट्रोल रूम के अंदर से कंफ्यूजन में पूछते हैं। ये वही चिप्स हैं जो दोनों इंडोमिनस रेक्स के अंदर लगाई गई थी। उन्होंने ये चिप्स खुद ही खोद कर निकाल दी। क्लेयर का चेहरा पीला पड़ जाता है। तब ऊपर से खून की एक सिंगल बूंद स्क्वाड लीडर की कलाई पर गिरती है। स्क्वाड लीडर ऊपर देखता है। ऊपर के पत्ते खून से भीगे हुए हैं और बिना हवा के ही जंगल हिल रहा है। फिर स्क्वाड लीडर की नजरों के सामने पेड़ों की ऊंची कैनोपी से बिना किसी वार्निंग के एक बहुत बड़ा और नुकीला रेप्टाइल वाला सिर बाहर निकलता है। उसके पीछे पीछे उसकी बाकी की ऊंची और पावरफुल बॉडी भी बाहर आती है। सरप्राइज! दोनों इंडोमिनस रेक्स नीचे खड़े छोटे इंसानों को देख रहे हैं। उनकी ठंडी लाल और लंबी पुतलियां एक तेज और बर्फीली रोशनी से चमक रही हैं। ओ गॉड, यह कैमोफ्लाज छलावरण कर सकता है। स्क्वाड लीडर का दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। ये शब्द मुश्किल से उसके मुंह से निकलते ही हैं कि लियो एक कदम आगे बढ़ाता है, अपना मुंह पूरा खोलता है और उस आदमी की अपर बॉडी को कसकर जकड़ लेता है और उसे पूरा निगल जाता है। आपने एक इंसान का शिकार किया। जीन पॉइंट्स +3। पहले के मुकाबले हथियारों वाले सोल्जर्स को मारने से थोड़े ज्यादा जीन पॉइंट्स मिलते हैं। लियो ने स्क्विड जीन के फैंटम कैमोफ्लाज और ट्री फ्रॉग जीन के मल्टी स्पेक्ट्रम स्टेल्थ का एक साथ यूज करके खुद को छिपा लिया था। कंट्रोल रूम के अंदर स्क्वाड लीडर के वाइटल साइंस, हार्ट बीट तुरंत फ्लैटलाइन हो जाते हैं। मसानी, क्लेयर और कमरे में मौजूद हर इंसान सुन रह जाता है। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ओपन फायर, ओपन फायर। आर्म टीम के बाकी लोग अपने शौक से बाहर आते हैं और अपनी इलेक्ट्रिक डार्ट गन्स उठाकर तेजी से फायर करने लगते हैं। लेकिन जब डार्ट्स लियो की बॉडी से टकराते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज से उसकी मसल्स में सिर्फ एक हल्की सी झुंझुनी होती है जो किसी हल्की सी खरोच से अलग नहीं है। लियो उन डार्ट्स को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और सीधा आर्म टीम की तरफ चार्ज करता है। कई सोल्जर्स जो डॉज करने में बहुत स्लो थे, वे उसके चार्ज की भयानक ताकत से हवा में उड़ जाते हैं, वापस जमीन पर गिरने से पहले हवा में बड़े बड़े आर्क्स बनाते हुए। इंडोमिनस रेक्स का हर एक हिस्सा एक लीथल वेपन, जानलेवा हथियार। अब 5 मिनट से भी कम टाइम में 10 से ज्यादा सोल्जर्स का पूरा स्क्वाड खत्म हो चुका है। आखिरी जिंदा बचा सोल्जर अपने साथियों को एक एक करके गिरते हुए देखता है और उसकी हिम्मत पूरी तरह से टूट जाती है। वह अपना हथियार फेंक देता है और भागने के लिए मुड़ता है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है, छोटी फीमेल इंडोमिनस रेक्स ठीक उसके सामने खड़ी है। वह दांतों से भरा जबड़ा उसकी पूरी नजरों को घेर लेता है, जो करीब और करीब आता जा रहा है, और फिर वह जबड़ा बंद हो जाता है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता। सोल्जर्स की इस वेव को निपटाने के बाद लियो ने अब टोटल 50 से ज्यादा जीन पॉइंट्स इकट्ठा कर लिए हैं। वह अभी के लिए उन्हें बचा कर रखता है। उसके पास इन पॉइंट्स के लिए दूसरे प्लान्स हैं। कंट्रोल रूम के अंदर स्क्रीन पर एक के बाद एक वाइटल साइंस फ्लैटलाइन होते जा रहे हैं। कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है। वे सब मारे गए। अब हम क्या करें? एक स्टाफ मेंबर कांपती हुई आवाज में पूछता है। और दोनों इंडोमिनस रेक्स, हमने उनकी लोकेशन पूरी तरह से खो दी है। क्लेयर मसानी की तरफ मुड़ती है। ACU-2 को कांटेक्ट करो, तुरंत बाहर निकलो। फुल लाइव एम्यूनिशन, असली गोलियां, पूरे पार्क में सर्च करो। उन दोनों इंडोमिनस रेक्स को ढूंढो और उन्हें मार गिराओ। कोई रहम मत करना। मसानी के पास ऑर्डर देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। ये दोनों इंडोमिनस रेक्स पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और कोई और बड़ी तबाही होने से रोकने के लिए उन्हें मारना ही होगा। सूरज की रोशनी कम घने पेड़ों से छनकर आ रही है और जंगल के किनारे पर सुनहरी रोशनी बिखेर रही है। साउथ की तरफ बढ़ते हुए लियो और ग्रे फाइनली जंगल से बाहर आ जाते हैं। आगे एक खुला मैदान है जहां तक नजर जाती है। हर्बीवोर शाकाहारी जोन दूर दूर तक ब्रेकियोसॉरस और एपाटोसॉरस घूम रहे हैं। ट्राइसेरोटॉप्स और पैरासोरोलोफस झुंड में चल
रहे हैं और एंकिलोसॉरस अपने फुल बॉडी आर्मर के साथ भारी कदमों से चल रहे हैं। एक इंडोमिनस रेक्स के लिए यह एक हंटिंग ग्राउंड, शिकार की जगह है। लियो पहले ही काफी सारे जीन्स फ्यूज कर चुका है, लेकिन वह अभी भी कंप्लीट होने से बहुत दूर है। अभी भी कमियां हैं। डिफेंस इस टाइम उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इस कमी को पूरा करने के लिए उसे और जीन फ्यूजन्स और ज्यादा ताकतवर एबिलिटीज की जरूरत है और उसने अपना पहला टारगेट चुन लिया है। लियो पास ही घास चर रहे 3 एंकिलोसॉरस पर फोकस करता है। वह अपने पिछले दोनों पैरों को जमीन में गड़ाता है। उसका भारी भरकम शरीर हवा को चीरते हुए आगे की तरफ लॉन्च होता है और सबसे पास वाले एंकिलोसॉरस पर झपटता है। स्लो रिएक्ट करने वाले एंकिलोसॉरस को फाइनली खतरे का पता चल जाता है और वे भागने की कोशिश करते हैं। जैसे ही लियो कुछ बड़े कदमों में दूरी कम करता है, जमीन कांपने लगती है और वह ग्रुप के सबसे आखिरी एंकिलोसॉरस को पकड़ लेता है। एक जोरदार टक्कर उसे पूरी तरह से उल्टा पलट देती है। बिना प्रोटेक्शन वाला पेट एंकिलोसॉरस का इकलौता वीक पॉइंट अब सामने आ गया है। लियो बिना किसी हिचकिचाहट के अपने जबड़े उसमें गड़ा देता है। एंकिलोसॉरस जिंदा रहने की कोशिश करता है, लेकिन वह ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। लियो यही नहीं रुकता, वह मुड़ता है और बाकी दोनों के पीछे जाता है। लियो को अभी भी अपनी तरफ आते देखकर बचे हुए दोनों एंकिलोसॉरस भागना बिल्कुल बंद कर देते हैं। वे पूरी ताकत के साथ अपनी भारी भरकम पूंछ को क्लब की तरह घुमाते हैं और उसे लियो के पैरों पर जोर से मारते हैं। एंकिलोसॉरस की पूंछ का क्लब कोई मजाक नहीं है। एक सही हिट हड्डी चकनाचूर कर सकता है और मसल्स फाड़ सकता है। लियो रैप्टर जीन की एजिलिटी, फुर्ती का इस्तेमाल करता है। हिट लगने से पहले ही उस स्विंग को पढ़ लेता है और एकदम सही टाइम पर पीछे हट जाता है। जैसे ही उनका अटैक मिस होता है, वह वही मूव यूज करता है और एक और एंकिलोसॉरस को उसकी पीठ के बल पलट देता है। उसके स्टील जैसे पंजों का एक बार पेट को ऐसे चीर देता है जैसे कपड़ा फाड़ रहा हो। आखिरी एंकिलोसॉरस भी नहीं बच पाता। वह भी अपने साथियों के साथ बगल में लेट जाता है और शांत हो जाता है। आपने एक एंकिलोसॉरस का शिकार किया। जीन पॉइंट्स प्लस 150। एक्सट्रैक्टेबल जीन एंकिलोसॉरस जीन बोन ब्लेड आर्मर लेवल 1 एक्सट्रैक्ट करें। लियो बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। कंफर्म। अगले ही पल उसकी हड्डियों की गहराई से जलती हुई गर्मी की लहरें फूट पड़ती है। लियो के स्केल्स साफ साफ बदलते हुए दिखाई देते हैं। उसकी बॉडी पर मौजूद हल्का ग्रे और सफेद आर्मर और भी मोटा और सख्त हो जाता है और हड्डियों जैसी डेंसिटी ले लेता है। सरफेस के पार केराटिन की एक लेयर बन जाती है और नुकीले खंजर जैसे कांटों की कई लाइनें बाहर निकल आती हैं। एंकिलोसॉरस जीन फ्यूजन कंप्लीट। लियो अपने सारे बचे हुए जीन पॉइंट्स बिना कुछ सोचे समझे उसमें डाल देता है। वह बोन प्लेट आर्मर को लेवल 4 तक पुश करता है और फिर उसके पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं। लियो अपने खुद के स्केल्स को चेक करता है। उनकी हार्डनेस ने एक और बहुत बड़ी छलांग ली है, जो अब हड्डी से भी कहीं ज्यादा है, जिसमें अब एक हल्की सी मेटेलिक चमक भी आ रही है जो रोशनी को कैच कर रही है। हो गया। लियो ग्रे को हाथ हिलाकर बुलाता है, जो बहुत एक्साइटमेंट के साथ उसके पीछे पीछे आ रही थी और वे दोनों खाने पर टूट पड़ते हैं। जल्दी से खाना खत्म करने के बाद लियो ग्रे को साथ लेकर आगे बढ़ जाता है। इंसानों का अगला अटैक आने से पहले ही अपने अगले टारगेट की तलाश में उसे जल्दी शिकार करना होगा और ज्यादा जीन पॉइंट्स कलेक्ट करने होंगे और खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाना होगा। इस बीच डायनासोर जीन रिसर्च सेंटर के अंदर मसानी डॉक्टर हेनरी को ढूंढते हुए गुस्से में अंदर घुसते हैं। हेनरी, मुझे बताओ, तुमने ये जो 2 इंडोमिनस रेक्स बनाए हैं, ये आखिर हैं क्या? जैसे ही उनकी नजर हेनरी पर पड़ती है, वह सीधा पॉइंट पर आते हैं। मुझे डर है कि यह कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट है। इंडोमिनस रेक्स का जेनेटिक कंपोजिशन इंजन की प्रॉपर्टी है। डॉक्टर हेनरी अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ टिक जाते हैं और आराम से चाय का एक घूंट लेते हैं। उन्होंने लोगों को मार डाला, मसानी सीधे शब्दों में कहते हैं। कितनी बुरी बात है। डॉक्टर हेनरी अपनी भौएं उठाते हैं। और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हारे काम ने एक बहुत बड़ी तबाही मचा दी है। बोर्ड तुम्हारी रिसर्च को जब्त करने वाला है और तुम्हें लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मसानी की टोन में बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। डॉक्टर हेनरी स्माइल करते हैं। वह इस तरह के लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर मसानी यह गेम खेलना चाहते हैं तो हेनरी का काम यहाँ खत्म। अब अपने नुकसान को कम करने और भागने का टाइम आ गया है। जुरासिक वर्ल्ड के नॉर्दर्न हर्बीवोर जोन में हर्बीवोर्स पूरी तरह से केओस, अस्त व्यस्त में हैं, डर के मारे भाग रहे हैं और चीख रहे हैं। और यह सब इसलिए है क्योंकि मौत के 2 दूत उनके जोन में एंटर कर चुके हैं। यहाँ तक कि ब्रैकियोसॉरस, जो अपने भारी भरकम साइज के लिए फेमस हैं, वे भी उस आवाज से डरे हुए हैं। वे पैनिक में भारी कदमों से भाग रहे हैं। आखिरी एडल्ट ब्रैकियोसॉरस के पास रुकने और मुड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। वो दोनों डरावने इंडोमिनस रेक्स का आमने सामने से सामना करने के लिए मुड़ता है। ब्रैकियोसॉरस 25 मीटर लंबा, 15 मीटर ऊंचा, यानी 5 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है और उसका वजन 50 टन से भी ज्यादा है, जो दोनों इंडोमिनस रेक्स को बौना साबित कर रहा है।
लेकिन वह अभी भी एक हर्बीवोर ही है। लियो बिना किसी डर के उस बहुत बड़े ब्रैकियोसॉरस का सामना करता है। वह अपने पिछले पैरों से जमीन को चकनाचूर करते हुए धक्का मारता है और एक स्प्रिंट में ब्लास्ट करता है सीधे ब्रैकियोसॉरस की तरफ, आमने सामने से चार्ज करते हुए। ग्रे भी पीछे नहीं रहती, वह फ्लैंक साइड से तेजी से आगे आती है, लियो के अटैक को सपोर्ट करते हुए। लियो का जबड़ा खुलता है और ब्रैकियोसॉरस की लंबी मोटी गर्दन को कसकर जकड़ लेता है। टी-रेक्स जीन की एनहांस्ड बाइट पूरी ताकत के साथ ब्लास्ट होती है। हर एक स्टील जैसा आरी वाला दांत स्किन और मांस को बहुत ही आसानी से चीर देता है। नॉर्मल बाइट फोर्स से 5 गुना ज्यादा ताकत के साथ उसकी गर्दन की हड्डी एक झटके में टूट जाती है। वह भारी भरकम शरीर किसी गिरते हुए पहाड़ की तरह जमीन पर धड़ाम से गिरता है। लियो तुरंत इसके बाद अपने स्टील जैसे पंजों को एकदम सटीकता से उसकी कैरोटिड आर्टरी गर्दन की नस में गड़ा देता है। ब्रैकियोसॉरस का खून बह जाता है और वह मर जाता है। आपने एक ब्रैकियोसॉरस का शिकार किया। जीन पॉइंट्स प्लस 300। एक्सट्रैक्टेबल जीन, ब्रैकियोसॉरस जीन, जायंट ग्रोथ, विशाल विकास एक्सट्रैक्ट करें। जिस दिन वह किंग कॉन्ग या गॉडजिला के साइज तक पहुंच जाएगा, वह दिन सच में देखने लायक होगा। जैसे ही ब्रैकियोसॉरस जीन अपना असर दिखाना शुरू करता है, लियो को अपनी बॉडी फटने की कगार पर खड़े किसी ज्वालामुखी की तरह महसूस होती है। उसका खून खौलते हुए मैग्मा, यह दर्द बर्दाश्त के बाहर है। लियो अपने जबड़े कस लेता है, अपने गले से उठने वाली उस गहरी और बेकाबू दहाड़ को दबाने की पूरी कोशिश करते हुए। उसके बगल में खड़ी ग्रे अपनी चिंता छिपा नहीं पाती। वह उसे चेक करते हुए एक धीमी सी आवाज निकालती है। उसकी बॉडी के अंदर अनगिनत सेल्स, कोशिकाएं डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हर एक मसल और हड्डी खिंचकर बड़ी हो रही है। कुछ ही पलों में लियो का शरीर पानी सोखने वाले स्पंज की तरफ फूल जाता है। यह बदलाव नंगी आंखों से साफ देखा जा सकता है। उसकी बॉडी का हर एक हिस्सा उसी प्रोपोर्शन अनुपात में बड़ा हो जाता है। वह 20 मीटर लंबा और 10 मीटर ऊंचा होकर रुकता है। उसका वजन दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर 50 टन हो चुका है। जब अंदर की जलन फाइनली कम होती है, तो लियो अपना सिर पीछे की तरफ फेंकता है और अपनी पूरी ताकत के साथ एक बेकाबू दहाड़ मारता है। एक ऐसी ओवरपावर्ड ताकत जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी, उसकी पूरी बॉडी में दौड़ जाती है। लियो अपना स्टैट्स पैनल खोलता है। वह 20 मीटर का है, वजन एक हैरान कर देने वाला 50 टन। ग्रे ने अभी अभी लियो को कुछ ही पलों में फूंककर अपने साइज से डबल से भी ज्यादा होते हुए देखा है। वह सच में पूरी तरह हैरान है। अब से बड़े भाई के करीब रहना ही बेहतर होगा। लियो तसल्ली देने के लिए उसके सिर पर प्यार से थपकी देता है। अब ग्रे ही उसकी इकलौती फैमिली है, उसकी इकलौती डायनो फैमिली, और लियो उसे अपने बहुत करीब रखता है। जुरासिक वर्ल्ड के सेंट्रल हब में वह रिजॉर्ट डिस्ट्रिक्ट जहां सारे कमर्शियल अट्रैक्शंस मौजूद हैं। नॉर्दर्न जोन से निकाले गए सारे गेस्ट को यहीं इकट्ठा किया गया है। 20,000 से भी ज्यादा लोग। गेस्ट को कोई आइडिया नहीं है कि क्या हुआ है, और वे बिना किसी एक्सप्लेनेशन के इस तरह जानवरों की तरह यहाँ लाए जाने से बिल्कुल खुश नहीं है। कंट्रोल रूम के अंदर मसानी और क्लेयर वापस आ गए हैं और सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। वे मिल गए। दोनों इंडोमिनस रेक्स फिलहाल जाइरोस्फीयर वैली सदर्न हर्बीवोर जोन में है, एवियरी के बहुत करीब। एक स्टाफ मेंबर रिपोर्ट करता है, ACU2 को तुरंत कांटेक्ट करो, मसानी कहता है, अर्जेंट। उसी पल एलिवेटर के दरवाजे खुलते हैं। एक भारी भरकम आदमी अंदर आता है। हॉस्किंस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम उन दोनों इंडोमिनस रेक्स को हैंडल करना चाहते हो, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि उनके खिलाफ डायनासोर्स का ही यूज करो। मैंने सालों तक यह स्टडी किया है कि रैप्टर्स को असली कॉम्बैट में कैसे डिप्लॉय तैनात किया जाए। इसे साबित करने का यह एकदम परफेक्ट मौका है। दो इंडोमिनस रेक्स के खिलाफ रैप्टर्स यूज करें, इम्पॉसिबल। मसानी बिना कुछ सोचे अपना सिर ना में हिलाता है। तो फिर तुम गेस्ट के बारे में क्या करने का सोच रहे हो? यहाँ 20,000 से ज्यादा लोग हैं, उनके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। हॉस्किंस पलटकर जवाब देता है, मैं इसे हैंडल कर लूंगा, किसी भी गेस्ट को कोई नुकसान नहीं होगा। फिर मुड़ता है और ऑर्डर देता है, एक हेलीकॉप्टर तैयार करो, आर्मरी से M134 मिनीगन माउंट करो। इस बार वे दोनों इंडोमिनस रेक्स बचकर नहीं जाने वाले। कमरे में मौजूद हर इंसान सुंद रह जाता है। मसानी खुद ऊपर जा रहा है। लियो ग्रे को साउथ की तरफ ले जाता है और जाइरोस्फीयर वैली पहुंचता है, जो जुरासिक वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर अट्रैक्शंस में से एक है। गेस्ट्स जाइरोस्फीयर्स में बैठकर वैली में घूम सकते थे और शांत हर्बीवोर्स को करीब से देख सकते थे, लेकिन इमरजेंसी की वजह से जाइरोस्फीयर्स बहुत पहले ही बंद हो चुके हैं। वैली की शांति अब पूरी तरह से भंग हो चुकी है। हर तरफ हर्बीवोर्स की लाशें बिखरी पड़ी है। लियो एंकिलोसॉरस जीन को पूरा लेवल 5 तक पुश कर देता है। उसके आर्मर स्किल्स में एक और बदलाव आता है, जो मिलिट्री ग्रेड स्टील प्लेट की टक्कर की हार्डनेस के साथ एक मेटेलिक सिल्वर वाइट रंग में बदल जाते हैं। इसके अलावा लियो ट्राइसेराटॉप्स, स्टेगोसॉरस और दूसरे हर्बीवोर्स का भी शिकार करता है और उन सब में से नए जीन्स एक्सट्रैक्ट करता है। ट्राइसेराटॉप्स जीन बोन हॉर्न्स, हड्डियों वाले सींग, स्टेगोसॉरस जीन बोन स्पाइक्स, हड्डियों वाले कांटे। इन एडिशंस की वजह से उसके सिर और पूंछ दोनों की ऑफेंसिव पावर, हमला करने की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब उसके हर एक हेडबट सिर से मारने और पूंछ के वार में सींगों और कांटों वाला पियर्सिंग, छेदने वाला डैमेज है। तभी अचानक दूर से इंजन्स की तेज आवाज आती है। अपनी हीट सेंसिंग के जरिए लियो 2 और ऑफ रोड व्हीकल्स को डिटेक्ट करता है, जो तेजी से उनकी पोजीशन की तरफ
तरफ आ रहे हैं। इंसान वापस आ गए हैं। लियो जानता है कि इस बार इंसान पूरे सीरियस हैं। थ्रेट लेवल खतरा बहुत एक्सट्रीम है। वह लापरवाही करने की गलती नहीं कर सकता। लियो तुरंत ग्रे पर दहाड़ता है, उसे वापस वैली के घने जंगल में खींचते हुए। स्क्विड जीन के फैंटम कैमोफ्लाज और ट्री फ्रॉग जीन के मल्टी स्पेक्ट्रम स्टेल्स का यूज करके वे एक एम्बुश घात लगाने वाली पोजीशन में गायब हो जाते हैं। जल्दी ही उन दोनों व्हीकल्स की गड़गड़ाहट करीब आने लगती है। आगे वाले व्हीकल की पैसेंजर सीट पर ACU-2 का स्क्वाड लीडर बैठा है, जो एक बहुत ही भारी भरकम और ताकतवर आदमी है। उसके हाथ में एक एडवांस रडार लाइफ डिटेक्शन स्कैनर है। अचानक एक अलर्ट बजता है। स्क्रीन पर एक क्लियर लाल डॉट दिखाई देता है। एक मिल गया। 3 बजे की डायरेक्शन में। स्क्वाड लीडर तुरंत ऑर्डर देता है, लेकिन वह कंफ्यूज है। स्कैनर पर सिर्फ एक ही टारगेट क्यों दिखाई दे रहा है? तभी उसके पीछे से एक बहुत भयानक धमाका होता है। स्क्वाड लीडर मुड़कर देखता है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। दूसरा व्हीकल हवा में उड़ गया है और जैसे ही वो जमीन पर गिरता है, एक बहुत बड़ा पैर उस पर आकर गिरता है और पूरे व्हीकल को कुचलकर चपटा कर देता है। स्क्वाड लीडर अपनी गर्दन पूरी ऊपर की तरफ उठाता है और फाइनली देखता है कि वह पैर किसका है। यह एक ऐसा कोलोसस विशालकाय राक्षस है जो उसकी पूरी नजरों को ढक लेता है। मेल इंडोमिनस रेक्स। फाइल्स के हिसाब से इस सब एडल्ट मेल इंडोमिनस रेक्स को 15 मीटर लंबा और 7.5 मीटर ऊंचा होना चाहिए था, लेकिन इसे आमने सामने देखकर स्क्वाड लीडर को रियलाइज होता है कि यह असली जानवर फाइल्स में लिखे साइज से दोगुने से भी ज्यादा बड़ा है और रडार लाइफ स्कैनर इसे डिटेक्ट करने में पूरी तरह फेल हो गया। क्या यह सच में रडार सिग्नल्स को भी ब्लॉक कर सकता है? जुरासिक वर्ल्ड के कंट्रोल रूम के अंदर क्लेयर और बाकी लोग बहुत ध्यान से देख रहे हैं। स्क्रीन पर ACU-2 का लाइव फीड स्ट्रीम हो रहा है। बीप बीप बीप। वही जानी पहचानी फ्लैटलाइन की आवाजें एक के बाद एक फिर से बजने लगती है। लियो को एक बार फिर किसी भूत की तरह स्क्रीन पर प्रकट होते हुए देखकर क्लेयर और बाकी सबका चेहरा सफेद पड़ जाता है। इसके पास रडार स्टेल्थ भी है। क्या मैं सही देख रही हूँ? इसकी बॉडी यह इतनी बड़ी कैसे हो गई है? और अब इसके सींग भी हैं, इसकी पूंछ पर कांटे हैं। माय गॉड, क्या ये पूरे टाइम इवॉल्व हो रहा था? लियो का सामना करते हुए उनमें से हर किसी को लगता है कि दुनिया को लेकर उनकी जो समझ थी वह चकनाचूर हो रही है। ओपन फायर, ओपन फायर। वैली के जंगल के अंदर स्क्वाड लीडर अंदर तक हिल चुका है, लेकिन वह जल्दी से खुद को संभालता है और ऑर्डर चिल्लाता है। ये शब्द उसके मुंह से निकलते ही सोल्जर्स अपनी सबमशीन गन्स और असॉल्ट राइफल्स तान लेते हैं। ठंडी बंदूकों के मुंह से गोलियों की एक कभी न रुकने वाली बौछार निकलने लगती है। गोलियों का एक मेडल स्टॉर्म तूफान लियो की उस भारी भरकम बॉडी पर बरसने लगता है। लेकिन जिस नजारे की सबको उम्मीद थी कि मेल इंडोमिनस रेक्स गोलियों से छलनी हो जाएगा, वह नजारा कभी आता ही नहीं है। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, एक के बाद एक गोली अपने निशाने पर लगती है और ऐसी आवाज आती है जैसे मेटल मेटल से टकरा रहा हो। हर तरफ चिंगारियां उड़ने लगती हैं। यह कैसे पॉसिबल है? यह नजारा वहां मौजूद हर इंसान की सोच से बिल्कुल बाहर है। बस इतना ही, क्या तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो? लियो बिल्कुल नहीं घबराता, बिल्कुल डॉज नहीं करता। वह गोलियों को पूरी तरह इग्नोर कर देता है और सीधे व्हीकल्स की तरफ एक्सिलरेट करता है। उसके रास्ते में आने वाला हर एक पेड़ उसके उस ना रुकने वाले भारी भरकम शरीर के नीचे कुचलकर चपटा हो जाता है। गाड़ी चलाओ, निकलो निकलो, स्क्वाड लीडर चिल्लाता है। ड्राइवर एक्सिलरेटर पर पूरा जोर लगा देता है। इंजन फुल थ्रॉटल, पूरी स्पीड पर है। जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लियो की बस्ट स्पीड व्हीकल के एक्सेलरेशन से कहीं ज्यादा है। उनके बीच की दूरी तेजी से कम होने लगती है। स्क्वाड लीडर अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वह एक स्नाइपर राइफल उठाता है और लियो की खोपड़ी पर निशाना लगाता है। वह ट्रिगर दबा देता है। गन से आग निकलती है और गोली उड़ती हुई जाती है और एक ही पल में लियो के सिर से टकराती है। एक ऐसी गोली जो 100 मीटर की दूरी से 20 मिलीमीटर मोटे स्टील को चीर सकती है। वह लियो के स्केल आर्मर में बस धंस कर रह जाती है और सिर्फ एक हल्का सा डेंट छोड़कर कुछ नहीं कर पाती। बुरा नहीं है, तुमने असल में सरफेस पर एक खरोंच तो लगा ही दी। लियो एक बहुत भयानक और गरजने वाली दहाड़ मारता है। अगले ही सेकंड वह उनके ठीक ऊपर होता है। अभी बाहर कूदो। स्क्वाड लीडर फिर से चिल्लाता है। वह दरवाजा खोलकर छलांग लगा देता है और उसी आधे सेकंड में लियो पूरी ताकत के साथ अपना पैर व्हीकल पर दे मारता है, जिससे वह हवा में उड़ जाता है। यह हवा में पलटी खाता है। एक बहुत ही डरावनी आवाज के साथ छत के बस जमीन पर गिरता है और बुरी तरह कुचल जाता है। इस बीच कूदने के बाद स्क्वाड लीडर जमीन पर कई बार लुढ़कता है। उसकी बॉडी की हर हड्डी हिल चुकी है। वह बस अपनी विल पावर, इच्छा शक्ति के दम पर खुद को सीधा खड़ा होने पर मजबूर करता है। लेकिन जैसे ही वह अपने पैरों पर खड़ा होता है, उसकी पूरी बॉडी के साइज से कई गुना बड़ा एक रेप्टाइल वाला सिर ठीक उसके चेहरे के सामने होता है। वह भारी भरकम जबड़ा धीरे से खुलता है और एक बहुत ही खौफनाक तरीके से मुड़ता है। यह कोई मोनालिसा की स्माइल नहीं है, यह एक शैतान की स्माइल है। स्क्वाड लीडर चीख पड़ता है, फिर वह चीख बंद हो जाती है। जमीन पर खून की बस कुछ ही बूंदें बची हैं। लियो पलटे हुए व्हीकल के पास जाता है, अंदर चेक करता है। उसे एक सर्वाइवर मिलता है और वह उसका भी काम तमाम कर देता है। ACU-2 पूरी तरह खत्म हो चुका है। कंट्रोल रूम के अंदर ACU-2 का हर एक वाइटल साइन डार्क हो जाता है, यानी सब मर चुके हैं।
क्लेयर और बाकी लोग एक शब्द भी नहीं बोल पाते। वह मेल इंडोमिनस रेक्स एक मॉन्स्टर है। उनकी स्टैंडर्ड आर्म फोर्सेस उसके सामने टिक ही नहीं सकती। अब उनके पास इकलौती उम्मीद मिस्टर मसानी ही बचे हैं, जो खुद आसमान से हमला करने के लिए निकल चुके हैं। लियो के पैनल पर लगातार किल नोटिफिकेशंस, मारने की सूचनाएं आ रही है। इस एंगेजमेंट से उसे 30 से ज्यादा जीन पॉइंट्स और मिल गए हैं। फिर भी इंसानों का शिकार करना फायदे का सौदा नहीं है। ये पॉइंट्स इतने कम हैं कि इनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। जब लड़ाई पूरी तरह खत्म हो जाती है, तभी लियो ग्रे को छिपने की जगह से बाहर आने के लिए बुलाता है। उसकी बनावट लियो जैसी नहीं है। गोलियों की एक बौछार सच में उसकी जान ले सकती है, इसीलिए उसने उसे पूरी फाइट के दौरान छिपा कर रखा था। ग्रे उसके पास आती है और उसे चेक करती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। उसे उसके सिर के आर्मर में धसी हुई एक स्नाइपर की गोली मिलती है। ग्रे एक धीमी सी आवाज निकालती है और लियो को अपना सिर नीचे करने के लिए इशारा करती है। वह अपना एक पंजा आगे बढ़ाती है और बहुत सावधानी से उस गोली को कुरेद कर बाहर निकाल देती है। फिर वह आगे झुकती है और बहुत ही प्यार से उस घाव को चाटती है। ठीक है, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है, बस खून की कुछ बूंदे हैं। लियो को यह सब बहुत मजेदार लगता है, लेकिन ग्रे ने वहां अपनी लार सलाइवा का एक छोटा सा गड्ढा जरूर बना दिया है। तभी लियो को बहुत ऊपर से एक आवाज सुनाई देती है। हवा को चीरते हुए रोटर ब्लेड्स की भारी गड़गड़ाहट। वह ऊपर देखता है। एक हेलीकॉप्टर तेजी से उनकी पोजीशन की तरफ बढ़ रहा है, सीधा उन्हीं की तरफ आ रहा है। खुले हुए साइड वाले दरवाजे में एक M134 मिनी गन लगी हुई है। यह ठीक नहीं है। लियो की हर एक इंस्टिंक्ट, सहज वृत्ति खतरे का अलार्म बजा रही है। वह तुरंत ग्रे पर दहाड़ता है, अभी निकलो यहाँ से। वह यही रुकेगा और हेलीकॉप्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा। ग्रे खतरे को सेंस कर लेती है। वह नहीं चाहती कि वह अकेला इसका सामना करे। लियो एकदम अलग डायरेक्शन में भागता है, अपनी फुल स्पीड पर। उसका टारगेट कई सौ मीटर आगे है, वैली के जंगल के दूसरे किनारे पर बनी एवेरी पक्षियों का बाड़ा। लियो के पास अभी कोई एंटी एयर एबिलिटी, हवा में मार करने की क्षमता नहीं है। एक हेलीकॉप्टर के सामने वह सिर्फ मार ही खा सकता है। अगर ऐसा है तो अब कुछ बैकअप बुलाने का टाइम आ गया है। टारगेट मिल गया। 10 बजे की डायरेक्शन में हेलीकॉप्टर के अंदर कंट्रोल्स पर खुद मसानी बैठे हैं। उनके दोनों तरफ हथियारबंद गार्ड्स हैं। M134 मिनीगन एक कान फोड़ देने वाली गड़गड़ाहट के साथ आग उगलना शुरू करती है। बंदूक के मुंह से गोलियों का एक बहुत ही भयानक तूफान निकलता है। भारी कैलिबर की गोलियां लगातार लियो का पीछा करती है और पूरे इलाके को छलनी कर देती है। वैली का वह कॉम्प्लेक्स उलझा हुआ इलाका और लियो की एक्सप्लोसिव स्पीड उसे ज्यादातर गोलियों से बचने में मदद करती है, लेकिन फिर भी बहुत सारी गोलियां अपने निशाने पर लग ही जाती हैं। और मेटल, धातु के मेटल से टकराने की वह गूंज एक लगातार बजने वाले कोरस गाने की तरह सुनाई देती है। इम्पॉसिबल, क्या ये चीज लोहे की बनी है? हेलीकॉप्टर में बैठे तीनों लोग सुन्न रह जाते हैं। तभी ठीक सामने मसानी को कांच का एक बहुत बड़ा गोल स्ट्रक्चर दिखाई देता है। एवियरी और मेल इंडोमिनस रेक्स सीधा उसके अंदर घुस जाता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि टेम्पर्ड ग्लास में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। कांच के टुकड़े जमीन पर बिखर जाते हैं। नहीं, मसानी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अगर टेरोसॉर्स, उड़ने वाले डायनासोर, एवियरी से बाहर निकल गए तो न सिर्फ उनका हेलीकॉप्टर खतरे में होगा, बल्कि जुरासिक वर्ल्ड में मौजूद हर एक टूरिस्ट को एक बहुत बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही लियो अंदर क्रैश करता है, एवियरी में मौजूद हर एक टेरोसॉर में अफरा तफरी मच जाती है। इतनी बड़ी और डरावनी चीज को अपने सामने देखकर वे सब पैनिक में चीखने लगते हैं। एवियरी में ज्यादातर मिड साइज प्रजातियां रहती है, टेरानोडॉन्स, डायमोफोडॉन्स और बाकी, जो गिनती में कम से कम 4 या 500 तो होंगे ही। लियो बादलों की गरज जैसी एक दहाड़ मारता है और बिजली की तेजी से एक चट्टान पर बैठे टेरानोडॉन पर झपटता है। टेरानोडॉन उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लियो के जबड़े उसकी पतली सी गर्दन को जकड़ लेते हैं और एक ही पल में उसकी रीढ़ की हड्डी को पीसकर चूरा कर देते हैं। वह उसे एक स्नैक, नाश्ते की तरह निगल जाता है। आपने एक टेरानोडॉन का शिकार किया। जीन पॉइंट्स +30, एक्सट्रैक्टेबल जीन, टेरोसॉर जीन, फ्लाइडोडान लेवल 1 एक्सट्रैक्ट करें। लियो की आंखें चमक उठती हैं। टेरोसॉर जीन को फ्यूज करने का मतलब है कि उसके असली पंख निकल आएंगे और वह आसमान में उड़ सकेगा, लेकिन ये जीन फ्यूज करने का सही टाइम नहीं है। वह इंसानों के खतरे से निपटने तक वेट करेगा और पहले कोई सेफ जगह ढूंढेगा। इसके बाद एवियरी के अंदर जो होता है वह एक फुल रैम्पेज, तबाही है। लियो हर एक टेरोसॉर को हवा में उड़ा देता है और वे सब कांच के उस बड़े से छेद से बाहर निकलने लगते हैं। हेलीकॉप्टर के अंदर मसानी और उनके क्रू मेंबर्स टेरोसॉर्स की उस बाढ़ को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। तीनों का चेहरा पीला पड़ जाता है और वे तुरंत हेलीकॉप्टर को ऊपर खींचते हैं, ऊपर चढ़ने और वहां से भागने की कोशिश करते हुए। लेकिन टेरोसॉर्स ने हेलीकॉप्टर के अंदर ताजा शिकार देख लिया है और वे उन्हें छोड़ने वाले नहीं है। एक डायमोफोडॉन एयरक्राफ्ट के साइड से टकराता है, जिससे पूरा ढांचा हिल जाता है। खुले दरवाजे पर खड़ा गनर गोली चलाने वाला लड़खड़ाता है और लगभग बाहर गिरने ही वाला होता है। दरवाजे के फ्रेम पर उसकी उस टाइट ग्रिप पकड़ ने ही उसे अंदर रोक रखा है। लेकिन अगले ही सेकंड एक और डायमोफोडॉन तेजी से आता है और उसे चीरता हुआ ले जाता है। और यह तो बस शुरुआत है, और भी कई टेरोसॉर्स एक साथ इकट्ठा होने लगते हैं, पागलों की तरह अपने पंखों और पंजों से हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर पर टूट पड़ते हैं। बार बार होने वाली टक्करों से रोटर्स, पंखे चकनाचूर हो जाते हैं और टूटकर अलग हो जाते हैं। एक कान फोड़ देने वाले धमाके के साथ हेलीकॉप्टर आसमान से कटी हुई पतंग की तरह नीचे गिरता है और वापस एवियरी के अंदर क्लैश हो जाता है। टकराते ही फ्यूजलेज, हेलीकॉप्टर का मेन हिस्सा ब्लास्ट हो जाता है। मसानी और उनके को पायलट मौके पर ही मारे जाते हैं। कुछ नहीं बचता, सब खत्म। कंट्रोल रूम के अंदर क्लेयर और यह सब देख रहा हर इंसान एकदम राख की तरह सफेद पड़ जाता है। वे पूरी तरह टूट चुके हैं। अभी ब्रॉडकास्ट करो, सारे गेस्ट्स को तुरंत इवैक्यूएट, बाहर निकालो करो। क्लेयर खुद को संभालती है और चिल्लाती है। कमरे में सिर्फ एक ही चेहरे पर ऐसी स्माइल है जिसे वह मुश्किल से छिपा पा रहा है, हॉस्किंस। मसानी के मरने के बाद अब उसे अपने प्लान को आगे बढ़ाने से रोकने वाला कोई नहीं बचा है। जुरासिक वर्ल्ड रिजॉर्ट में 20,000 से भी ज्यादा गेस्ट्स को एक ही एरिया में इकट्ठा किया गया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक कंटेनमेंट एनोमली, सुरक्षा में चूक की वजह से सभी गेस्ट को तुरंत सेफ जगह पर जाने का निर्देश दिया जाता है। बिना किसी वार्निंग के स्पीकर्स पर यह अनाउंसमेंट गूंजने लगती है। इससे पहले कि गेस्ट्स कुछ समझ पाते, आसमान को चीरती हुई तीखी चीखें सुनाई देती हैं। वे ऊपर देखते हैं। टेरोसॉर्स का एक बहुत बड़ा झुंड तेजी से उनकी तरफ आ रहा है। उनके पंख पूरी तरह फैले हुए हैं। टेरोसॉर्स, इतने सारे टेरोसॉर्स खुले कैसे घूम रहे हैं? पल भर में हर तरफ पैनिक फैल जाता है, लेकिन टेरोसॉर्स उनसे कहीं ज्यादा तेज हैं। बड़े डायमोफोडॉन्स एक के बाद एक नीचे गोता लगाते हैं और गेस्ट्स को जमीन से ऐसे उठा लेते हैं जैसे वे मुर्गियां हों। कुछ ही मिनटों के अंदर कई गेस्ट्स घायल हो जाते हैं। पूरी जमीन खून से सन जाती है। वह नजारा पूरी तरह से केओस, तबाही में बदल रहा है। तभी भीड़ को चीरती हुई एक क्वाड बाइक, 4 पहियों वाली बाइक आती है। उसे चलाने वाला बिना किसी हिचकिचाहट के एक ट्रैंक्विलाइजर गन, बेहोश करने वाली बंदूक उठाता है और एक के बाद एक फायर करते हुए कई टेरोसॉर्स को गिरा देता है। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? यह ओवेन है, जो जुरासिक वर्ल्ड सीरीज का मेन कैरेक्टर है। वह रैप्टर पैडॉक में अपना रूटीन रैप्टर ट्रेनिंग सेशन चला रहा था। जब उसे इस इमरजेंसी की खबर मिली तो वह इन्वेस्टिगेट करने आया और सीधा टेरोसॉर्स के अटैक के बीच में पहुंच गया। जैसे जैसे कंटेनमेंट स्टाफ की और भी टीम्स आने लगती है, रिजॉर्ट में मची उस तबाही को मुश्किल से कंट्रोल किया जाता है। ज्यादातर टेरोसॉर्स को बेहोश करके पकड़ लिया गया है। कुछ थोड़े से टेरोसॉर्स बचकर भागने में कामयाब हो गए हैं और पंख होने की वजह से वे उड़कर न्यूबलर आइलैंड से बाहर जा सकते हैं। अगर वे मेनलैंड, मुख्य जमीन तक पहुंच गए तो वह एक बहुत बड़ी तबाही होगी। जब तक आसमान में धीरे धीरे अंधेरा छाता है, ओवेन, जिसे अभी भी कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है, वह भागता हुआ जुरासिक वर्ल्ड के कंट्रोल रूम में पहुंचता है। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, उसका सामना हॉस्किंस से होता है। मसानी की मौत के बाद जुरासिक वर्ल्ड के हर एक ओरिजिनल एम्प्लॉय को निकाल दिया गया है। हॉस्किंस और उसके मर्सिनरीज ने पूरी अथॉरिटी अधिकार अपने हाथ में ले ली है। ओवेन, तुम एकदम सही टाइम पर आए हो। बोर्ड ने मुझे जुरासिक वर्ल्ड की इमरजेंसी ऑपरेशनल अथॉरिटी सौंप दी है। हॉस्किंस ओवेन को देखकर स्माइल करता है, ऊपर से एकदम शांत लेकिन अंदर से बहुत ही शातिर। क्या हुआ? टेरोसॉर्स एवेरी से बाहर कैसे निकले? ओवेन सवाल करता है। तुम्हें अभी भी नहीं पता? चलो मैं तुम्हें सब बताता हूँ। हॉस्किंस फिर ओवेन को दोनों इंडोमिनस रेक्स के भागने की पूरी कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर वो सुन रह जाता है। मेरे दिमाग में एक ऑपरेशन है और मुझे तुम्हारे कोऑपरेशन साथ की जरूरत है। मुझे तुम्हारे ट्रेन किए हुए रैप्टर्स चाहिए ताकि वे उन दोनों भागे हुए इंडोमिनस रेक्स का शिकार कर सकें। हॉस्किंस फाइनली बता देता है कि उसे क्या चाहिए। बिल्कुल नहीं, भूल जाओ इसे। ओवेन बिना कुछ सोचे तुरंत मना कर देता है। उसे बहुत अच्छे से पता है कि हॉस्किंस को हमेशा से क्या चाहिए था, उसके रैप्टर्स। और इस बात को साइड में भी रख दें कि वे दोनों इंडोमिनस रेक्स उन 4 रैप्टर्स की औकात से बहुत बाहर हैं। उसके रैप्टर्स को आज तक कभी असली कॉम्बैट लड़ाई में नहीं उतारा गया है। एक बार अगर उन्हें आजाद कर दिया गया और उनकी चेन खोल दी गई तो कंट्रोल खोने के जो रिजल्ट्स होंगे वे बहुत भयानक होंगे। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, अब यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ। मेरे लोग पहले ही रैप्टर पैडॉक पर पहुंच चुके हैं। वे निकलने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे साथ या तुम्हारे बिना यह ऑपरेशन होकर रहेगा। हॉस्किंस बहस की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। आखिर में बाकी गेस्ट्स की जान बचाने के लिए ओवेन के पास हामी भरने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। वह खुद रैप्टर्स को लीड करके दोनों इंडोमिनस रेक्स को ट्रैक करेगा और हॉस्किंस के मर्सिनरीज को उन्हें मारने में मदद करेगा। उसी टाइम पर उस छेद से हर एक टेरोसॉर बाहर निकल चुका है। हेलीकॉप्टर का मलबा अभी भी जल रहा है। जहां तक लियो की बात है, जो जुरासिक वर्ल्ड में मची हर एक तबाही की जड़ है, वो एवेरी से निकलकर वापस वैली के जंगल में आ गया है। उसने एक शांत जगह ढूंढ ली है और टेरोसॉर जीन को फ्यूज करना शुरू कर दिया है। वह अपना दिमाग फोकस करता है और फ्यूजन शुरू हो जाता है। वही जानी पहचानी जलती हुई सेंसेशन, झुनझुनी, उसकी बॉडी की हर एक मसल और हड्डी में फैलने लगती है। दर्द बर्दाश्त के बाहर है। फिर एक आवाज आती है, क्रीक। हड्डियों के खिसकने की एक बहुत ही गहरी और दांत पीसने वाली कराह उसकी पसलियों के दोनों तरफ से फूटती है। 2 मोटी और लंबी ट्यूब जैसी हड्डियां बाहर की तरफ धक्का देती हैं। स्किन और स्केल्स को चीरती हुई धीरे धीरे उसके दोनों साइड से बाहर निकलने लगती हैं। दर्द इतना भयानक है कि लियो खुद को दहाड़ने से रोक नहीं पाता। दोनों सिमेट्रिकल एक जैसी खोखली हड्डियां बारिश के बाद बांस की कोंपलों की तरह बढ़ती हैं, लगातार खिंचती हुई जब तक कि वे 30 मीटर की लंबाई
लंबाई तक नहीं पहुंच जाती और फिर फाइनली रुक जाती हैं। एक बार बुरी तरह से बाहर निकलने के बाद विंग फ्रेम्स, पंखों के ढांचे का यह जोड़ा कुल मिलाकर 60 मीटर का विंग स्पैन, पंखों का फैलाव बनाता है। टेरोसॉर जीन का फ्यूजन अभी भी चल रहा है। स्केलेटल फ्रेमवर्क, हड्डियों का ढांचा अपनी जगह पर आने के बाद एक पतली चिकनी मेम्ब्रेन झिल्ली धीरे धीरे उस पर फैलने लगती है, एकदम किसी पाल नाव के कपड़े की तरह खुलती हुई। फाइनली फ्यूजन खत्म होने वाला है और दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। लियो पास की एक नदी तक जाता है और पानी की सतह पर अपना रिफ्लेक्शन परछाई देखता है। एक शब्द में कहे तो मैग्निफिसेंट, शानदार। पंख एकदम नेचुरल लग रहे हैं, जैसे वे हमेशा से उसके पास थे, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने सोचा था। टेरोसॉर जीन को फ्यूज करने से उसके असली पंख निकल आए हैं और उसे उड़ने की एबिलिटी मिल गई है। लेकिन यह उड़ान असल में कितनी केपेबल काबिल होगी, यह तो खुद टेस्ट करके ही पता चलेगा। लियो एनर्जी से भरी एक दहाड़ मारता है और अपनी नजरें दूर आसमान की तरफ उठाता है। सिल्वर और सफेद रंग के पंखों का वह जोड़ा अपने पूरे जंगली और शानदार फैलाव के साथ खुल जाता है। उसका प्राउड, गर्व से भरा शरीर किसी भी पल आसमान की तरफ लॉन्च होने के लिए एकदम तैयार लग रहा है। लियो बहुत ही सटीक कंट्रोल के साथ अपने पंख फड़फड़ाता है। उनके नीचे पावरफुल करंट्स, हवा की लहरें उठती हैं जो किसी तूफान की तरह बाहर की तरफ फैलती हैं। उसका शरीर हल्का होने लगता है। अगले ही पल उसके भारी भरकम पिछले पैर जमीन पर जोर से धक्का मारते हैं, जमीन को चकनाचूर करते हुए और दो गहरे गड्ढे छोड़ते हुए। उसका भारी भरकम शरीर हैरान कर देने वाली फुर्ती के साथ ऊपर की तरफ लॉन्च होता है। उसी पल लियो अपने पंखों को बहुत ही तेजी और ताकत के साथ फड़फड़ाता है, हर एक स्ट्रोक के साथ लिफ्ट, उठान और थ्रस्ट धक्का जनरेट करते हुए। उसका 50 टन का शरीर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगता है। वह और ऊपर चढ़ता जाता है, पेड़ों की कैनोपी को चीरता हुआ और खुले आसमान में पहुंच जाता है। वह सच में उड़ रहा है। वह नीचे देखता है और जमीन को अपने नीचे से दूर होते हुए देखता है। पेड़ों की चोटियां नीचे छोटी होती जा रही है। वह अपने चेहरे से उस एक्साइटमेंट को छिपा नहीं पाता। शुरुआत में उसकी स्पीड स्लो है। हवा से लियो को नीचे जमीन पर एक जानी पहचानी आकृति दिखाई देती है, ग्रे, जिससे वह पहले अलग हो गया था। लियो तुरंत उसे आवाज देता है। ग्रे उसकी दहाड़ सुनती है और पलटकर आवाज देती है, लेकिन जब वह आसपास देखती है तो उसे वह कहीं दिखाई नहीं देता जब तक कि वह ऊपर नहीं देखती। उसे आसमान से जंगल के ऊपर उतरती हुई एक बहुत बड़ी पंखों वाली परछाई दिखाई देती है जो हवा और उड़ते हुए मलबे का एक तूफान खड़ा कर रही है। ग्रे घूरती रह जाती है। वह सच में लियो है। लियो बहुत ही आराम से लैंड करता है। उसके बड़े बड़े पंख एक बंद होते हुए छाते की तरह मुड़ जाते हैं और उसकी रीढ़ की चौड़ी हड्डी के साथ एकदम सफाई से लॉक हो जाते हैं। जैसे ही वह लैंड करता है, ग्रे पूरी क्यूरियोसिटी के साथ उसके पंखों के चक्कर लगाती है। लियो प्यार से उसके सिर पर थपकी देता है, एक दहाड़ मारता है और उसे साउथ की तरफ सीधा जुरासिक वर्ल्ड के सेंट्रल रिजॉर्ट एरिया की तरफ ले जाता है। शाम ढलने के बाद चुपचाप रात हो जाती है। पेडॉग 3, ओवेन का रैप्टर पेडॉग। इसके लिए जिस्टेस बादोग। ओवेन लियो और ग्रे के मांस के वो टुकड़े निकालता है जो उनकी RFID चिप्स निकालते टाइम काटे गए थे और चारों रैप्टर्स को एक एक करके सुंघाता है ताकि दोनों इंडोमिनस रेक्स की महक उनके दिमाग में लॉक हो जाए। कुछ ही देर में सब तैयार है। ओवेन अपनी क्वाड बाइक पर बैठता है। मर्सिनरीज एक आर्म्ड व्हीकल में सवार होते हैं। रैप्टर्स को छोड़ दो। ओवेन के ये शब्द बोलते ही पेडॉग 3 के गेट्स एक गड़गड़ाहट के साथ खुल जाते हैं। ब्लू के लीड करने के साथ चारों रैप्टर्स बिजली की तरह बाहर निकलते हैं। ओवेन की क्वाड बाइक और मर्सिनरीज का आर्म्ड व्हीकल उनके ठीक पीछे पीछे चलते हैं। यह पहली बार है जब इन रैप्टर्स ने बाहर की दुनिया देखी है और एक स्पीड प्रीडेटर, तेज शिकारी की हर एक इंस्टिंक्ट पूरी तरह से आजाद हो चुकी है। लगभग 10 मिनट बाद रैप्टर्स अचानक स्लो हो जाते हैं। उन्हें एक महक मिल गई है, इंडोमिनस रेक्स। ओवेन तुरंत अपने पीछे आ रहे मर्सिनरीज को रेडियो पर इन्फॉर्म करता है। रैप्टर्स रुक जाते हैं। ओवेन और पूरी तरह से हथियारों से लैस सारे मर्सिनरीज जल्दी से नीचे उतरते हैं और पैदल आगे बढ़ते हैं। सन्नाटा, एकदम सन्नाटा। ओवेन समेत वहां मौजूद हर इंसान के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें चमक रही हैं। तभी थोड़ा आगे पेड़ों से एक हल्की सी सरसराहट की आवाज आती है और अंधेरे में चारों रैप्टर्स के सामने एक बहुत बड़ी काली परछाई दिखाई देती है और वहां मौजूद हर इंसान की आंखों में मेल इंडोमिनस रेक्स। वह यहाँ है। जब तक कि वे उसे अपनी आंखों से नहीं देख लेते। अब जाकर ओवेन को रियलाइज होता है कि लियो असल में कितना विशाल है। चारों वेलोसिरेप्टर्स और उसके आसपास मौजूद हर इंसान उस हाथी के सामने खड़े चूहों से बड़े नहीं लग रहे। यह नया मेहमान कोई और नहीं बल्कि खुद लियो है। अपनी साइकिक सेंस के जरिए वेलोसिरेप्टर स्क्वाड और इंसानों को डिटेक्ट करने के बाद वह उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ता है। और यह मत भूलिए, लियो के अंदर वेलोसिरेप्टर का DNA है। इसका मतलब है कि वह बिना किसी बैरियर के वेलोसिरेप्टर्स के साथ उनकी भाषा में बात कर सकता है। वेलोसिरेप्टर्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और झुंड में रहने वाले जानवर हैं, बिल्कुल भेड़ियों की तरह। वे सबसे ताकतवर अल्फा को फॉलो करते हैं। तुम्हारे असली दुश्मन तुम्हारे पीछे खड़े इंसान हैं, जिन्होंने तुम्हें पिंजरे में रखा और बचपन से तुम्हें पाला है। अपनी दहाड़ के जरिए लियो अपना
ना मतलब चारों वेलोसिरेप्टर्स को एकदम साफ साफ समझा देता है। डायनासोर कभी गुलाम नहीं बनेंगे। उसके ये शब्द बोलते ही चारों वेलोसिरेप्टर्स एक साथ मुड़ते हैं। उनकी नजरें उनके पीछे खड़े इंसानों पर लॉक हो जाती हैं। पूरा बैटलफील्ड, मैदान ए जंग एक ही पल में बदल जाता है। डैम इट, कोई शक नहीं कि वे हमेशा इंडोमिनस रेक्स का जीन सीक्वेंस देने से मना क्यों करते थे। उन्होंने उसमें शुरू से ही वेलोसिरेप्टर का डीएनए मिला रखा था। अब जाकर ओवेन को फाइनली पूरी बात समझ में आती है। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। तुम लोग किस बात का वेट कर रहे हो? ओपन फायर, उसे मार डालो। कंट्रोल रूम में हॉस्किंस माइक में चिल्लाता है। पूरी तरह से हथियारों से लैस मर्सिनरीज एक साथ फायर कर देते हैं। हर तरह की बंदूकें लियो पर सीधा गोलियों की बौछार करने लगती है, लेकिन हर एक गोली इंडोमिनस रेक्स के स्केल्स से टकराते ही चिंगारियों के साथ ब्लास्ट हो जाती है, जिससे हवा में लोहे पर लोहे के टकराने की तीखी आवाज गूंजने लगती है। मर जा। एक मर्सिनरी अपने कंधे पर एक रॉकेट लॉन्चर रखता है और सीधा लियो पर एक रॉकेट फायर कर देता है। लेकिन इसके बाद जो होता है उसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। इंडोमिनस रेक्स अचानक हवा में छलांग लगा देता है और उसकी पसलियों के दोनों तरफ से पंखों का एक बहुत बड़ा जोड़ा बाहर निकल आता है। उसकी पूरी बॉडी जमीन से ऊपर उठ जाती है। उन पंखों के हर एक फड़फड़ाहट के साथ जंगल के बीच से हवा की एक भयानक दीवार गुजरती है, जो खौफनाक ताकत वाले गरजते हुए बवंडर में बदल जाती है। आसपास के सारे पेड़ जमीन पर बिछ जाते हैं। पास खड़े हर इंसान का अपनी बॉडी से कंट्रोल खो जाता है और वे हवा में उड़कर दूर जा गिरते हैं। रॉकेट ठीक उसी जगह गिरता है जहां लियो अभी अभी खड़ा था और एक बहुत ही भयानक धमाके के साथ फटता है, जो पेड़ों के एक बहुत बड़े हिस्से को आग की लपटों में निगल लेता है। लेकिन लियो को एक खरोच तक नहीं आती। यह इम्पॉसिबल है। वह उड़ सकता है। कंट्रोल रूम में हॉस्किंस लाइव फीड को पूरी तरह से शॉक में घूरता रहता है। पीछे हटो सब लोग, पीछे हटो। ओवेन किसी तरह खुद को संभालता है और मर्सिनरीज पर चिल्लाता है, जो अब पूरी तरह से अस्त व्यस्त होकर जमीन पर बिखरे पड़े हैं। उनका दुश्मन अब सिर्फ वह मॉन्स्टर मेल इंडोमिनस रेक्स ही नहीं है। अब उन्हें उन 4 बागी वेलोसिरेप्टर से भी निपटना होगा। उसके मुंह से शब्द पूरी तरह से निकल भी नहीं पाते कि तभी एक मर्सिनरी जो अभी अभी लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ था, उसे ब्लू जमीन पर गिरा देती है, जो एक बहुत ही भयानक पागलपन के साथ अपने दांतों से उसे चीरने लगती है। उसकी चीखें हवा को चीर देती हैं। बाकी मर्सिनरीज डर के मारे सुन्न हो चुके हैं। पागलों की तरह अंधेरे में हर तरफ गोलियां चला रहे हैं, लेकिन वे वेलोसिरेप्टर्स पर एक भी गोली नहीं मार पाते, जो हवा में परछाइयों की तरह मूव कर रहे हैं। चीखें और दहाड़े बहुत लंबे टाइम तक उस अंधेरे जंगल में गूंजती रहती है। ओवेन के पास किसी और के बारे में सोचने का टाइम नहीं है। वह मुड़ता है और अपनी 4 व्हील एटीवी की तरफ भागता है। उसके दिमाग में सिर्फ जिंदा बचने का ख्याल है, लेकिन अगले ही पल वह जानी पहचानी बहुत बड़ी परछाई आसमान से गिरती है और उसकी एटीवी को एक पैर के नीचे किसी खिलौने की तरह कुचल देती है। फिर एक हाथ से लियो ओवेन को किसी छोटे से एक्शन फिगर की तरह उठा लेता है। उम्मीद है तुम्हारी अगली जिंदगी तुम्हारे साथ बेहतर सलूक करेगी, शायद स्टार लॉर्ड बनकर वापस आना। लियो ओवेन को अपने दांत दिखाते हुए एक स्माइल देता है और जब ओवेन पूरी तरह से खौफ में उसे घूर रहा होता है, लियो अपने बहुत बड़े जबड़े खोजता है और उसे काट लेता है। कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन ओवेन जुरासिक वर्ल्ड फ्रेंचाइजी का मेल लीड है और बिल्कुल इसीलिए लियो को सबसे पहले उसी का काम तमाम करना था। ओवेन के मरने के बाद अब कोई चांस नहीं है कि चारों वेलोसिरेप्टर्स कभी भी लियो के खिलाफ जाएंगे। लियो एक बार फिर हवा में उड़ता है, एक एक करके बचे हुए मर्सिनरीज पर गोता लगाता है और उन्हें अपने पैरों तले कीड़ों की तरह कुचल देता है। मर्सिनरीज की पूरी यूनिट का सफाया हो चुका है। चारों वेलोसिरेप्टर्स पेट भरे हुए और सेटिस्फाइड लियो के आसपास इकट्ठा होते हैं, जो यह साफ दिखा रहा है कि वे अब से उसे फॉलो करने के लिए तैयार हैं। लियो उनकी तरफ एक दहाड़ मारता है, अपना अप्रूवल मंजूरी देते हुए। अकेले चलने में कोई फ्यूचर नहीं है। जैसा कि कहावत है, हर उस फोर्स को एक साथ मिला लो जिसे मिलाया जा सकता है। इसी पर ग्रे उनके पीछे के अंधेरे से बाहर आती है। वह भी वेलोसिरेप्टर का डीएनए कैरी करती है और पैक झुंड के साथ कुछ बातें एक्सचेंज करती है। ग्रे का साइज और ताकत वेलोसिरेप्टर्स से कहीं ज्यादा है, इसलिए ब्लू के पास नंबर 2 की पोजीशन छोड़ने के अलावा कोई चॉइस नहीं बचती। इस पूरे सीन में कुछ अजीब सा जाना पहचाना सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई डाकुओं का ग्रुप अपनी रैंक्स डिसाइड कर रहा हो। ग्रे और वेलोसिरेप्टर्स को अपना अपना ऑर्डर सेट करते हुए देखकर लियो को थोड़ा मजाकिया फील होता है, लेकिन वे कोई डाकुओं का ग्रुप नहीं है। वे अवेंजर्स का एक असली ग्रुप है और बदला लेने के लिए उनके टारगेट्स हैं। हम उठेंगे और राज करेंगे। लियो एक और बहुत भयानक दहाड़ मारता है। फिर वह ग्रे और वेलोसिरेप्टर्स को तेजी से उस जगह से दूर ले जाता है। जंगल पार करने के बाद वे जुरासिक वर्ल्ड के सेंट्रल कोर में पहुंचते हैं। इस बीच कंट्रोल रूम में हॉस्किंस की हालत बहुत खराब लग रही है। उसकी कनपटी की नसें गुस्से से फड़क रही है। जो एक पक्की जीत होनी चाहिए थी, वह एक पूरी तरह से बेइज्जती वाली हार में बदल गई है। मैं ये मानूंगा, इंडोमिनस रेक्स सच में एक परफेक्ट मिलिट्री बायोवेपन जैविक हथियार है। बहुत बुरी बात है कि अब बहुत देर हो चुकी है। बेहतर होगा कि वह तब तक भाग जाए
है जब तक कि वह भाग सकता है। हॉस्किंस अपना फोन निकालता है और पागलों की तरह हेनरी को डायल करता है। हेनरी, प्लान पूरी तरह से फेल हो गया है, मिशन फ्लॉप हो गया है, सब कुछ ले लो, अपनी सारी रिसर्च और अभी निकलो यहाँ से, हमें इस मनहूस आइलैंड से बाहर निकलना होगा। हॉस्किंस फोन में चिल्लाता है, समझ गया। मर्सिनरीज एक हेलीकॉप्टर में सवार होते हैं और हेनरी को निकालने के लिए भागते हैं, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है, रात के आसमान में कहीं से अचानक बादलों की गरज जैसी एक कान फोड़ देने वाली दहाड़ गूंजती है। हेलीकॉप्टर में मौजूद हर इंसान, हॉस्किंस, हेनरी और मर्सिनरीज डर के मारे पीले पड़ जाते हैं। या फिर से वही मेल इंडोमिनस रेक्स है, यह खुद मौत का फरिश्ता है जो अपनी वसूली करने आया है। इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल। यह उड़ कैसे सकता है और यह इतना विशाल कैसे हो गया? हेनरी लियो को तुरंत पहचान लेता है। वह मेल इंडोमिनस रेक्स जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था कोई नहीं जानता। इंडोमिनस रेक्स के जेनेटिक मेकअप को हेनरी से बेहतर उसके जीनोम में 10 से ज्यादा अलग अलग जानवरों की प्रजातियों को शामिल किया गया था। या ब्रैकियोसोरस के प्रोपोर्शन जितना फूल चुका शरीर नहीं बनना चाहिए था। यह क्या हो रहा है? क्या मेल इंडोमिनस रेक्स में कोई जेनेटिक म्यूटेशन हुआ है या क्या वो सच में लगातार इवॉल्व विकसित हो सकता है? हेनरी को खुद यकीन नहीं हो रहा है कि उसने गलती से किस तरह का मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया है। वह सीधा हमारी तरफ उड़ रहा है। ओपन फायर, अभी ओपन फायर करो। हॉस्किंस पूरी तरह पैनिक होकर चिल्लाता है। हेलीकॉप्टर के खुले दरवाजे पर एक मर्सिनरी एक भारी मशीन गन संभालता है और गुर्राते हुए फायर कर देता है, लेकिन लियो एक भी गोली को डॉज नहीं करता। वह गोलियों की उस बौछार को सीधा अपने ऊपर लेता है और हेलीकॉप्टर की तरफ सीधा बढ़ता चला जाता है। हेलीकॉप्टर मुश्किल से जमीन से ऊपर उठ पाया है और उसके पास एक्सेलरेट करने का टाइम ही नहीं है कि लियो पहले ही उसके ठीक ऊपर पहुंच चुका है। यह हेलीकॉप्टर जिसका फ्यूजलेज 10 मीटर से ज्यादा लंबा है, लियो की तेजी से करीब आती हुई परछाई के सामने बहुत कमजोर और छोटा लग रहा है। नहीं 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 नहीं। हॉस्किंस और हेनरी दोनों डर के मारे सुन्न रह जाते हैं, लेकिन अगले ही पल लियो का जबड़ा हेलीकॉप्टर की पूंछ को कसकर जकड़ लेता है। वह सॉलिड अलॉय मिश्र धातु का ढांचा, उसके काटने की ताकत और स्टील शार्ट जैसे दांतों के नीचे टूटकर चकनाचूर हो जाता है, जिससे एयरक्राफ्ट तुरंत अपना बैलेंस खो देता है और जमीन की तरफ गिरने लगता है। किस्मत से हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया था। यह जमीन पर क्रैश होता है और मलबे में बिखर जाता है, लेकिन अंदर मौजूद लोग बच तो जाते हैं, लेकिन उनकी जान मुश्किल से ही बच पाती है। जैसे ही हेनरी रिलीफ की सांस लेता है और मलबे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मौत की तरह ही लियो की डरावनी परछाई उसके बगल में जमीन पर उतरती है। उन बहुत बड़े पंखों से उठी हवा लगभग हर एक छोटे और हेल्पलेस इंसान को हवा में उड़ा ही देती है। इंडोमिनस रेक्स अपने हंसिए जैसे पंजों को आगे बढ़ाता है और हेलीकॉप्टर के बाहरी हिस्से को बहुत आसानी से फाड़ देता है। केबिन के अंदर मौजूद हर इंसान अब लियो की नजरों के सामने पूरी तरह से ओपन है। हॉस्किंस को प्रोटेक्ट करने के लिए असाइन किए गए कुछ मर्सिनरीज अभी भी अपनी बंदूकें उठाने और विरोध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंडोमिनस रेक्स की उस क्लब जैसी पूंछ का एक बड़ा वार उन्हें एक ही झटके में उड़ा देता है और उन्हें कुचल कर चटनी बना देता है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हॉस्किंस एक बहुत ही डरावनी चीख मारता है। उसका गोल पेट हाफ रहा है जब वह रेंगते हुए मलबे से बाहर निकलता है और पागलों की तरह लियो की पकड़ से भागने की कोशिश करता है। इंडोमिनस रेक्स अपना बहुत बड़ा ड्रैगन जैसा पैर जोर से नीचे मारता है, जो उस पूरे एरिया को कवर कर लेता है जहां हॉस्किंस खड़ा है। जब वह पैर वापस उठता है तो नीचे बने उस गड्ढे में जो कुछ भी बचता है वह बस एक चपटा सा निशान है। आखिर में हेनरी बचता है, जो जमीन पर गिरा हुआ है, इतना डरा हुआ है कि वह एक मसल तक नहीं हिला सकता। बस कुछ ही इंच की दूरी से इंडोमिनस रेक्स को घूर रहा है। उसका चेहरा राख के रंग का हो चुका है, उसके होठ कांप रहे हैं, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल पाता। उसे समझ आ गया है कि इंडोमिनस रेक्स ने जानबूझकर उसे सबसे आखिर के लिए बचा कर रखा है और इसका मतलब है कि वो मॉन्स्टर उसे पहचानता है। लियो अपने हंसिए जैसे पंजों वाली 2 उंगलियां आगे बढ़ाता है और हेल्पलेस हेनरी को जमीन से आसानी से उठा लेता है। वह उसे तब तक ऊपर रखता है जब तक कि वे आंख से आंख ना मिला ले, फिर रुक जाता है। ठीक उसी पल हेनरी देखता है कि लियो के मुंह का कोना पीछे की तरफ खिंचता है और वह अब जानी पहचानी जंगली दांतों वाली स्माइल देता है, जो उसकी गहराई से क्रूरता और नफरत का एहसास कराती है। लियो को बहुत अच्छे से पता है कि उसके सामने कौन खड़ा है। इस दुनिया में आने के बाद उसने सबसे पहले जिस इंसान को देखा था वह हेनरी ही था। एक इंडोमिनस रेक्स के रूप में वह एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड मॉन्स्टर है जिसके कोई माता पिता नहीं है। जिसने उसे बनाया वह हेनरी था। होकार तो लियो को लगता है कि उसे थैंक्स बोलना चाहिए। अपनी उंगलियों को बस हल्का सा कसते हुए लियो बहुत ही आसानी से हेनरी की गर्दन तोड़ देता है। हेनरी की आंखें पूरी तरह खुली रह जाती है, उसकी पुतलियां ब्लैंक और डायलेट हो जाती है, फैल जाती हैं, और कुछ ही पलों में वह भी उससे पहले मरे हॉस्किंस की तरह ही शांत हो जाता है। हेनरी एक ऐसे चेहरे के साथ मरता है जिस पर अब भी यकीन ना होने वाला एक्सप्रेशन है। वह ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि उसकी जिंदगी खुद उसी के बनाए हुए एक मॉन्स्टर के हाथों खत्म हो जाएगी। लियो हेनरी की बॉडी को साइड में फेंक देता
लेता है और जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन अचानक उसे अपने नीचे की जमीन बहुत जोर से कांपती हुई महसूस होती है, जैसे कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर तेजी से करीब आ रहा हो, वह भी उसकी साइकिक सेंस की रेंज के अंदर। लियो जल्दी से डिटेक्ट कर लेता है कि एक बहुत बड़ा टायरानोसॉरस रेक्स किसी तरह रिलीज हो गया है और सीधा उसी की पोजीशन की तरफ चार्ज कर रहा है। और उसके आगे एक औरत हाई हील्स में भाग रही है, जिसके हाथ में एक जलता हुआ रोड फ्लेयर मशाल है। आधे घंटे पहले मिशन फेल होने के बाद हॉस्किंस पैनिक में अपने आदमियों को लेकर भाग गया था। कंट्रोल रूम के बाकी सारे स्टाफ भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग गए थे, सिर्फ क्लेयर ही रुकी हुई थी। वह इसलिए नहीं भागी क्योंकि उसे पता था कि अगर वह भाग गई तो मेल इंडोमिनस रेक्स को रोकने वाला कोई नहीं बचेगा, और उसे रोकने के लिए क्लियर के पास सिर्फ एक ही प्लान था। भले ही वह जंगली और पागलपन से भरा हुआ था, एक डायनासोर से लड़ने के लिए एक डायनासोर का ही यूज करो। जुरासिक वर्ल्ड में फिलहाल 11 बड़े पैडॉक्स हैं, जिनमें सबसे खतरनाक तरह के मांसाहारी डायनासोर रखे गए हैं। पैडॉक 9 में एक टायरानोसॉरस रेक्स है। फ्रेंचाइजीज आती जाती रहती है, लेकिन टी-रेक्स हमेशा टिका रहता है। यह वाला टी-रेक्स इस्ला न्यूबलर की असली रानी है, पूरी जुरासिक फ्रेंचाइजी का आइकॉन, और उसका नाम है रेक्सी। और इसलिए क्लेयर पुरानी रानी रेक्सी को उसके पैडॉक से आजाद कर देती है, बस एक ही पर्पस के साथ, उस मेल इंडोमिनस रेक्स को रोकने के लिए, जो तब से अपने सामने आने वाली हर चीज को मारता जा रहा है। क्लेयर उसे उस जगह तक ले जाती है और रेक्सी की नजर तुरंत लियो पर पड़ती है। वह तुरंत जमीन हिला देने वाली एक दहाड़ मारती है। लियो भी पलटकर दहाड़ता है, पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। पूरे 20 मीटर लंबे और 50 टन से ज्यादा वजन वाले लियो के सामने रेक्सी काफी छोटी लग रही है, लेकिन साइज के इस बहुत बड़े फर्क के बावजूद रेक्सी में डर या हिचकिचाहट का कोई नामो निशान नहीं है। वो पहले चार्ज करती है, पूरी स्पीड में भागते हुए, और सीधे लियो पर झपटती है। उसके जबड़े पूरे खुले हुए हैं, उसका निशाना लियो का गला है। लियो सीधे उससे भिड़ता है, उसकी ताकत से मुकाबला करते हुए। वह टक्कर बादलों की गरज की तरह गूंजती है। एक इनविजिबल शॉक वेव, अदृश्य झटके की लहर बाहर की तरफ फैलती है। आमने सामने से हुई उस टक्कर के पल में रेक्सी को महसूस होता है कि ताकत की एक बहुत ही भयानक दीवार उससे टकराई है, एक ऐसी ताकत जिसका वह बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकती। वह हवा में उड़ती हुई पीछे की तरफ जाती है और सीधा अपने पीछे की एक बिल्डिंग में क्रैश हो जाती है। उसकी बॉडी मलबे और टूटे हुए पत्थरों में दब जाती है, उसकी हड्डियां क्रैक होकर टूट जाती हैं। बस एक ही टक्कर और रेक्सी पूरी तरह से और बुरी तरह से हार जाती है, और लियो तो अपनी पूरी ताकत से लड़ भी नहीं रहा था। आखिरकार उसे एक ऐसी बूढ़ी रानी को परेशान करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसका प्राइम टाइम, सुनहरा दौर, बहुत पहले गुजर चुका है। उसे जान से मारने के बजाय लियो रेक्सी को भी अपनी कमांड, लीडरशिप में लेना चाहता है। सब कुछ इतनी जल्दी खत्म हो गया। क्लेयर ने उम्मीद की थी कि रेक्सी कम से कम उस मेल इंडोमिनस रेक्स को कुछ टाइम के लिए तो रोक कर रखेगी, लेकिन वह फाइट सच में शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। और फिर क्लेयर ऊपर देखती है और उस मेल इंडोमिनस रेक्स को सीधे उसे ही घूरते हुए पाती है। उसके जबड़े खुले हुए हैं, खून से सने दांतों से अभी भी खून टपक रहा है, एकदम किसी शैतान की तरह डरावना। क्लेयर मुड़ती है और भागती है। इंडोमिनस रेक्स कहीं से अचानक सामने आती है और उसे एक ही बाइट में पूरा निकल जाती है। देर से आने वाली ग्रे है, जो बिल्कुल सही टाइम पर पहुंची है। उसे इससे बढ़िया वेलकम नहीं मिल सकता था। डिनर सीधा उसके दरवाजे पर डिलीवर हो गया। चारों वेलोसिरैप्टर्स जल्दी से इस दावत में शामिल होने के लिए टूट पड़ते हैं। लियो बिना यह नोटिस किए ही दूसरी तरफ देखने लगता है कि उन्होंने फिल्म की पूरी मेन कास्ट का सफाया कर दिया है, एकदम क्लीन स्वीप। एक जानवर बन जाने के बाद लियो अब खुद को इंसान नहीं मानता। जो तुम्हारी प्रजाति के नहीं है, उनकी वफादारी हमेशा अलग होगी, और यह सच जानवरों पर भी उतना ही लागू होता है जितना किसी और पर। इंसान अब लियो के लिए दुश्मनों के अलावा और कुछ नहीं है। मेन हो या सपोर्टिंग, अच्छे हो या बुरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मलबे में कहीं से रेक्सी की दहाड़ गूंजती है, और अब जाकर वह खुद को सीधा खड़ा करने के लिए स्ट्रगल करती है। लियो उसके पास जाता है। उसकी लाल और लंबी पुतलियां ऊपर से उसे घूरती है, और वह हुक्म देने वाली एक दहाड़ मारता है। खुद अपने अंदर टायरानोसॉरस रेक्स का डीएनए होने की वजह से लियो बिना किसी मुश्किल के रेक्सी से बात कर लेता है, और उसे बिल्कुल दो चॉइस देता है, मेरे पैरों में गिरो या फिर मौत को गले लगाओ। हार चुकी रेक्सी, जो कभी इतने भयानक प्राइड और गुरूर के साथ चलती थी, अब एक कहीं ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर के सामने खड़ी है, और उसके पास अपना सिर झुकाकर हार मानने के अलावा कोई चॉइस नहीं बचती। लियो सेटिस्फाई होकर अपना सिर हिलाता है और फिर रेक्सी को ग्रे और वेलोसिरैप्टर्स से इंट्रोड्यूस करवाता है। एक और केपेबल फाइटर उनकी फौज में शामिल हो गई है, लेकिन यह अभी भी काफी नहीं है, क्योंकि वेलोसिरैप्टर्स के लिए पैडॉक 3 और रेक्सी के लिए पैडॉक 9 दोनों खुल चुके हैं। तो क्यों ना हर एक आखिरी पैडॉक को खोल दिया जाए और सारे मांसाहारी डायनासोर्स को एक साथ आजाद कर दिया जाए। इस तूफान को जितना खौफनाक होना है होने दो। ऐसा सोचते ही लियो तुरंत ग्रे और वेलोसिरैप्टर्स को लेकर एक्शन में आ जाता है। पैडॉक 1 में कॉम्सोग्नेट्स का एक झुंड है, छोटे मांसाहारी जो 1 मीटर लंबे होते हैं। झुंड में होने पर वे जानलेवा घाव देने के लिए काफी हैं। पैडॉक 2 में 5 डिलोफोसोरस है, मीडियम साइज के मांसाहारी, 5 मीटर लंबे और आधे टन वजन वाले, जो अंधा कर देने वाला जहर थूक सकते हैं, जो शिकार की आंखों की रोशनी छीन लेता है और उसे पैरालाइज कर देता है। पैडॉक 4 में 2 कार्नोटोरस है, बड़े
मांसाहारी जो 8 मीटर लंबे और 3 टन वजन वाले हैं। अपनी बेमिसाल भागने की स्पीड के लिए इन्हें क्रेटेशियस पीरियड का चीता कहा जाता है। पैडॉक 10 में सिर्फ एक जाइगैनोटोसॉरस है, पीठ पर कांटों वाला एक बड़ा मांसाहारी जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए बहुत ज्यादा मॉडिफाई किया गया है और इसी वजह से इसे नॉर्दर्न जाइगैनोटोसॉरस का निकनेम मिला है। एक एक करके लियो पैडॉक के गेट्स को एक भयानक धमाके के साथ तोड़ता चला जाता है और हर एक मांसाहारी डायनासोर आजाद हो जाता है। इसी के साथ इस्ला न्यूबलर की सत्ता हमेशा के लिए बदल चुकी है। यह आइलैंड अब इंसानों के खेलने की जगह नहीं रहा, यह अब डायनासोर्स का है। फाइनली अपने पिंजरों से आजाद होने के बाद बाहर निकले सारे मांसाहारी जीत की खुशी में बादलों की गरज जैसी दहाड़े मारते हैं और तभी उनके ऊपर हवा में पूरी अथॉरिटी से भरी एक अकेली दहाड़ गूंजती है। जब वे उस आवाज की तरफ ऊपर देखते हैं तो उन्हें अपने ऊपर मंडराता हुआ एक बहुत बड़ा 4 पैरों वाला और पंखों वाला ड्रैगन दिखाई देता है। वे तुरंत समझ जाते हैं यह वही 4 पैरों वाला पंखों वाला ड्रैगन था जिसने उनके पैडॉक के गेट्स तोड़कर उन्हें आजाद किया है। लियो ऊपर से उन मांसाहारी डायनासोर्स को घूरता है और एक और हुक्म देने वाली दहाड़ मारता है। उसका मतलब एकदम साफ है, मेरे सामने झुको या मरो। छोटा कॉम्सोबनेथस का झुंड और डिलोफोसॉरस का ग्रुप डर के मारे जमीन पर लेट जाता है। 3 कार्नोटोरस और 2 टेरोसॉरस लियो के डरावने साइज पर एक नजर डालते हैं और वे भी अपना सिर झुका लेते हैं, लेकिन बचे हुए थेरेजिनोसॉरस, क्वेट्ज़िलस, स्पिनोसॉरस और जाइगैनोटोसॉरस इतनी आसानी से हार मानने से इनकार कर देते हैं। बढ़िया, लियो सोचता है, उनके हर एक रिएक्शन को ध्यान से देखते हुए जो लोग अपनी मर्जी से झुकने के लिए तैयार हैं वह उन्हें परेशान नहीं करेगा, जो तैयार नहीं है वह उन्हें पीट पीट कर अपने पैरों पर झुकाएगा। लियो और वर्ड्स वेस्ट नहीं करता, वह अपने पंख मोड़ता है और तेजी से नीचे की तरफ गोता लगाता है, उनमें से सबसे ताकतवर जाइगैनोटोसॉरस को अपना टारगेट बनाते हुए। लियो के इस अचानक हुए अटैक से घबराकर जाइगैनोटोसॉरस डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक कुचल देने वाली भयानक ताकत उसके ऊपर आकर गिरती है और वह पूरे 15 टन का जाइगैनोटोसॉरस हवा में किसी होम रन बेसबॉल की तरह दूर जा गिरता है। वह कई बिल्डिंग्स को तोड़ता हुआ जाता है जब तक कि फाइनली उसका मोमेंटम खत्म नहीं हो जाता। पहला शिकार ढेर जिस पर लियो लैंड करता है वह उसी जगह पर मुड़ता है और अपनी भारी भरकम क्लब जैसी पूंछ को घुमाकर मारता है, जिससे दूसरी तरफ खड़ा स्पिनोसॉरस भी हवा में उड़ जाता है। बुरा मत मानना, लेकिन तुम में से हर एक एकदम कचरा है। खौफ से भरी एक चीख गूंजती है। बाजी को अपने खिलाफ पलटते हुए देखकर क्वेट्ज़िलस जल्दी से अपने पंख फैलाता है और उड़कर भागने की कोशिश करता है। इसे हरा नहीं सकते, ठीक है, बस भागो भागो। जैसे ही क्वेट्ज़िलस हवा में छलांग लगाने के लिए अपने पिछले पैरों से धक्का मारता है, लियो पहले से ही बिजली की तरह उस पर झपट पड़ता है और अपने 10 मीटर की हाइट के एडवांटेज का इस्तेमाल करते हुए वह आगे बढ़ता है और जमीन से 4 या 5 मीटर ऊपर उड़ चुके क्वेट्ज़िलस को एक ही बार में दबोच लेता है और फिर उसे वापस जमीन पर दे मारता है। आखिरी बचा हुआ थेरिजिनोसॉरस इतना डर जाता है कि वह उसी जगह पर गिर पड़ता है, इतना पैरालाइज हो जाता है कि वह हिल भी नहीं सकता। लियो एक आखिरी डोमिनेटिंग दहाड़ मारता है और वे सब उसके सामने आने के लिए रेंगते हैं, पूरी वफादारी के साथ अपना सिर झुका लेते हैं, जमीन पर दबे हुए और बुरी तरह से पिटे हुए। उस क्वेट्ज़िलस के पास भी घुटने टेकने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। मलबे से फाइनली बाहर निकले जाइगैनोटोसॉरस और स्पिनोसॉरस अब पूरी तरह से शांत और आज्ञाकारी हो चुके हैं। डायनासोर की दुनिया सिर्फ एक ही नियम पर चलती है, ताकतवर कमजोर को खा जाता है और सबसे ताकतवर राज करता है। और इस तरह लियो ने जुरासिक वर्ल्ड के हर एक आखिरी मांसाहारी को अपनी कमांड के अंडर ले लिया है। उसकी फोर्सेस अब बहुत बड़ी हो चुकी हैं, लेकिन ये तो सिर्फ जमीन पर रहने वाले डायनासोर हैं। वह भूला नहीं है कि जुरासिक वर्ल्ड के सेंटर में वेस्टलेक जोन में एक मोसासॉरस है जो अपने आप में एक बेजोड़ ताकत है। यह मोसासॉरस बिना किसी शक के पूरी जुरासिक फ्रेंचाइजी का सबसे ताकतवर जीव है। वह छिपा हुआ इक्का जो फिल्म में फाइनल बॉस इंडोमिनस रेक्स को एक ही बाइट में पूरा निगल जाता है। लंबाई में 30 मीटर से भी ज्यादा, क्रेटेशियस पीरियड के किसी भी असली मोसासॉरस से कहीं ज्यादा बड़ा। यहाँ तक कि अभी का लियो भी उस चीज से पंगा लेने की कोई जल्दबाजी में नहीं है। फिलहाल के लिए वे एक दूसरे के साथ शांति बनाए हुए हैं। लियो को मोसासॉरस को अपने पैरों पर झुकाने की कोई जल्दी नहीं है, वह इंतजार कर सकता है। उससे पहले ध्यान देने के लिए एक और ज्यादा जरूरी काम है। लियो अपने जुरासिक अलायंस को इकट्ठा करता है और उन्हें जंगल के रास्ते से उनकी फाइनल डेस्टिनेशन जुरासिक वर्ल्ड के साउथ हार्बर डिस्ट्रिक्ट की तरफ ले जाता है। साउथ हार्बर डिस्ट्रिक्ट आइलैंड के मेन पोर्ट की तरह काम करता है जो इस्ला न्यूबलर के दक्षिणी किनारे पर मौजूद है, सारे विजिटर्स के लिए अंदर आने और बाहर जाने का इकलौता रास्ता। रात बहुत गहरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी वहाँ टूरिस्ट की एक बहुत बड़ी भीड़ जमा है। अचानक शांत रात के आसमान में कहीं से हवा
हवा को चीरती हुई एक दहाड़ गूंजती है जो पूरे आसमान को भर देती है। वह क्या था? क्या वह बादलों की गरज थी? हार्बर में मौजूद सारे टूरिस्ट्स ऊपर देखते हैं और रात के आसमान में एक काली सी परछाई को घूरते हैं जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है। जैसे ही वह पास आता है उन्हें रियलाइज होता है कि वह कोई तूफानी बादल नहीं है, यह एक 4 पैरों वाला पंखों वाला ड्रैगन है जो गरजते हुए पंखों पर हाई स्पीड से उनकी तरफ आ रहा है। दूर से ही हर कोई उस मॉन्स्टर के अंदर से निकलने वाले एक कुचल देने वाले भयानक ऑरा को फील कर सकता है। मॉन्स्टर, जो भी इंसान यह नजारा देखता है वो एक बेकाबू पैनिक में घिर जाता है। यह 4 पैरों वाला पंखों वाला ड्रैगन जुरासिक वर्ल्ड के किसी भी डायनासोर जैसा नहीं दिखता। यह बस एक मॉन्स्टर है। साफ और सीधी बात। हार्बर में बुरी तरह से तबाही मच जाती है। फिर हार्बर के पीछे से खूंखार मांसाहारी डायनासोर्स का एक झुंड बाहर आता है जो टूरिस्ट के भागने का हर एक रास्ता काट देता है। डायनासोर दहाड़ते हैं और चीखते हैं जैसे पूरी इंसानियत को साफ साफ डिक्लेयर कर रहे हों कि आज के बाद से यह आइलैंड डायनासोर्स का है। भयानक खौफ और जिंदा बचने की चाहत की वजह से बचे हुए टूरिस्ट के पास डॉक से समंदर में कूदने और अपनी जान बचाने के लिए तैरने के अलावा कोई चॉइस नहीं बचती। और इसी के साथ इस्ला न्यूबलर इंसानों से पूरी तरह खाली हो चुका है। आज के दिन से यह एक ऐसा फॉरबिडन जोन बन गया है जहां इंसानों का आना मना है। लियो अपने सामने फैले रात के समंदर को घूरता है। समंदर के उस पार दुश्मन बैठा है। यह सब तो बस एक शुरुआत है। सुबह होती है, पूर्व में सूरज उगता है, एक नया दिन शुरू होता है। एक ऐसा दिन जो नॉर्मल और शांत होना चाहिए था, लेकिन एक इकलौता ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट पूरी दुनिया में शॉक वेव्स झटके भेज देता है। जुरासिक वर्ल्ड में इस्ला न्यूबलर का वह थीम पार्क जिसे मसानी ग्लोबल कॉर्पोरेशन चलाती थी, वहां डायनासोर्स का एक बहुत बड़ा दंगा राइड भड़क उठा है जिसकी वजह से पार्क के स्टाफ और विजिटर्स दोनों में बहुत ज्यादा मौतें हुई हैं। उसी दिन एक टॉप सीक्रेट डोसियर फाइल मोनार्क के हेडक्वार्टर्स में पहुंचता है जो बरमूडा के कैसल ब्रावो में मौजूद है। डॉक्टर सिरिजावा उस डोसियर को पहले ही पढ़ चुके हैं। उसका एक एक पन्ना। वह मेल इंडोमिनस रेक्स, वह कोई मामूली डायनासोर नहीं है, वह एक असली मॉन्स्टर है। डॉक्टर सिरिजावा ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। इस टॉप सीक्रेट डोसियर में जुरासिक वर्ल्ड में हुए डायनासोर दंगे के पीछे का सच लिखा है। बचे हुए कुछ लोगों की बातों के हिसाब से आखिर में हार्बर पर एक डरावना 4 पैरों वाला पंखों वाला ड्रैगन दिखाई दिया था जो अपने साथ मांसाहारी डायनासोर्स का एक पूरा झुंड लेकर आया था जिन्होंने वहां कत्लेआम मचा दिया। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो 4 पैरों वाला पंखों वाला ड्रैगन जो आखिर में दिखाई दिया वो मेल इंडोमिनस रेक्स ही था। अनबिलीवेबल। सीजर और बाकी 3 रैम्पेज बिस्ट्स के बाद अब एक और आर्टिफिशियल मॉन्स्टर आ गया है। पास खड़ी असिस्टेंट विवियन ग्राहम शौक में यकीन न होने वाले एक्सप्रेशंस के साथ कहती है, इंसानियत का लालच और एम्बिशन ही उसके अपनी तबाही का कारण बनेगा। डॉक्टर सेरेजावा एक लंबी और धीमी सांस छोड़ते हैं। नेचुरल मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए आर्टिफिशियल मॉन्स्टर्स का यूज करना। सीजर को ही ले लीजिए। कभी वह सिर्फ एक आम चिंपांजी था, लेकिन चूंकि उसकी माँ को प्रेगनेंसी के दौरान एक एक्सपेरिमेंटल कंपाउंड इंजेक्ट किया गया था, सीजर एक आम चिंपांजी से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंस के साथ पैदा हुआ था। 2 साल पहले सीजर ने एम्स बंदरों को एक खुले विद्रोह रिवोल्ट में लीड किया था और सैन फ्रांसिस्को के बाहर मिरवुड्स नेशनल मॉन्यूमेंट पर कब्जा कर लिया था। मोनार्क ने उसके बाद मिरवुड्स में आउटपोस्ट 11 एस्टैब्लिश किया और सीजर को रिकॉर्ड पर पहला आर्टिफिशियल मॉन्स्टर डिक्लेयर कर दिया। फिर आते हैं 3 रैम्पेज बिस्ट्स, एल्बिनो, गोरिल्ला जॉर्ज, उड़ने वाला भेड़िया राल्फ और बहुत बड़ा मगरमच्छ लिज़ी। उनमें से हर एक को एक जीन टेक कंपनी के बनाए हुए बायो इंजीनियर्ड सीरम से एक्सपोज किया गया था जिससे उनके अंदर म्यूटेशंस ट्रिगर हुए। 1 साल पहले उन्होंने पूरे शिकागो को चीरकर रख दिया था और एक बार जब वे शहर का काम तमाम कर चुके थे तो वे तीनों रैम्पेज बिस्ट्स गायब हो गए। तब से उन्हें किसी ने नहीं देखा। दोनों केसेस एक ही बात साबित करते हैं, इंसानियत बस इन आर्टिफिशियल मॉन्स्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती और आखिर में उसे ही इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन हमेशा की तरह इंसानियत ने इतिहास से जो इकलौता लेसन सीखा है वह यह है कि इंसानियत कभी कुछ नहीं सीखती। या मेल इंडोमिनस रेक्स खून से सना एक और लेसन है। ट्रेजेडी पहले ही हो चुकी है, अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। मोनार्क के पास बीच में आने और इस कचरे को साफ करने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसलिए डॉक्टर सेरेजावा तुरंत अपने हाथों से एक फॉर्मल रिक्वेस्ट लिखते हैं ताकि उसे मोनार्क की सीनियर लीडरशिप को सबमिट किया जा सके, जिसमें वे उनसे इस्ला न्यूबलर के पास भी एक आउटपोस्ट बनाने के लिए कह रहे हैं ताकि वे मेल इंडोमिनस रेक्स पर नजर रख सकें और उसकी स्टडी कर सकें। इसके लिए डॉक्टर सेरेजावा ने मेल इंडोमिनस रेक्स को एक नाम भी दिया है, मिराज। जुरासिक वर्ल्ड में हुए उस डायनासोर दंगे को पलक झपकते ही 3 दिन बीत जाते हैं। हाल ही के सालों में इस तरह के इंसिडेंट्स बहुत आम हो गए हैं। लगभग हर साल कम से कम एक बड़े स्केल का म्यूटेंट एनिमल अटैक या मॉन्स्टर इंसिडेंट होता ही है। लोग अब इन सब चीजों को लेकर सुन्न हो चुके हैं। इस पर्टिकुलर इवेंट का बज शोर भी टाइम के साथ कम हो जाता है, लेकिन मोनार्क इस्ला न्यूबलर पर अपनी कड़ी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने पहले ही फंड्स और लोग इकट्ठा कर लिए हैं और आइलैंड पर मूव करने की तैयारी कर रहे हैं। आइलैंड से हर एक इंसान को भगाने के बाद से लियो ने जुरासिक वर्ल्ड के अंदर डायनासोर्स को रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया है। सबसे पहली प्रायोरिटी खाना है।
खाना प्रोवाइड करने वाले इंसानों के बिना अब डायनासोर्स को खुद ही अपना शिकार करना होगा। इसका सॉल्यूशन है कंजर्व, बचाना और एक्सपैंड, फैलाना। एंड कंजर्व करने का मतलब है लिमिट में रहकर शिकार करना। इसलिए लियो सारे हर्बीवोर्स, ट्राइसेराटॉप्स, एंकिलोसॉरस, पैरासौरोलोफस और बाकी सबको इस्ला न्यूबलर के ऊपरी हिस्सों यानी नॉर्थ की तरफ खदेड़ देता है। मांसाहारी डायनासोर्स को सिर्फ तय किए गए टाइम पर ही शिकार करने की परमिशन है। एक्सपेंड करने का मतलब है इस्ला न्यूबलर के बाहर खाना ढूंढना। लियो पर्सनली एक्सपेंशन की तरफ ज्यादा झुकाव रखता है। आखिरकार उसे जीन पॉइंट्स इकट्ठा करने के लिए लगातार शिकार करते रहना और खाना खाते रहना होगा, और उसे आइलैंड के बाहर नई टेरिटरी इलाका ढूंढने की भी जरूरत है। जुरासिक फ्रेंचाइजी की स्टोरी लाइन के हिसाब से चले तो इस्ला न्यूबलर का डोर्मेंट वोल्केनो कुछ ही सालों में फट जाएगा। उससे पहले लियो को एक नया घर सिक्योर करना होगा, मेन कंट्रोल बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर, जुरासिक वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पॉइंट, जो अब उसकी प्राइवेट छिपने की जगह बन चुका है। लियो हमेशा की तरह अपना सिमुलेटर पैनल खोलता है और अपने पॉइंट्स एलोकेट, बांटना करना शुरू करता है। वह सबसे पहले पिछले कुछ दिनों में बचाए हुए अपने सारे जीन पॉइंट्स ब्रैकियोसॉरस जीन में डाल देता है। कुछ ही पलों में इंडोमिनस रेक्स का शरीर आंखों के सामने ही फूलने और बड़ा होने लगता है। लियो के शरीर की लंबाई 30 मीटर पर स्टेबल होती है। वह 15 मीटर ऊंचा खड़ा है और उसका विंग स्पैन, पंखों का फैलाव लगभग 100 मीटर का है और वजन 500 टन है, जो दुनिया के सबसे बड़े जीव ब्लू व्हेल को भी उसके सामने बोना साबित कर रहा है। जिस चीज ने लियो को सच में सरप्राइज किया वह अनलिमिटेड ग्रोथ एबिलिटी है, जो ब्रैकियोसॉरस जीन को अपग्रेड करने के बाद अनलॉक हुई है, जो उसे सारी लिमिट्स तोड़ने और बिना रुके लगातार बड़े होते रहने की पावर देती है। 30 मीटर और 500 टन तो बस एक शुरुआत है। ब्रैकियोसॉरस जीन को मैक्स आउट करने के बाद लियो अपना फोकस स्टेरोसॉर जीन पर शिफ्ट करता है और अपनी एरियल फ्लाइट एबिलिटी को लेवल 3 तक पुश करता है। फ्लाइट स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ जाती है। उसके जीन पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन रिजल्ट्स अपने आप बोल रहे हैं। अगले ही पल लियो एक भयानक झटके के साथ अपने 100 मीटर के पंख फैलाता है और फिर अपने पिछले पैरों से एक जोरदार किक मारकर खुद को आसमान की तरफ लॉन्च करता है और किसी रॉकेट की तरह सीधा बादलों में शूट कर जाता है। वह एक ही स्वीपिंग लूप बड़े चक्कर में पूरे इस्ला न्यूबलर आइलैंड का जायजा ले लेता है, अपने पीछे एक्सप्लोसिव, धमाकेदार हवा का एक ट्रेल रास्ता छोड़ते हुए। इन सब के अलावा उसने पिछले कुछ दिनों में 2 नई जेनेटिक एबिलिटीज भी गेन की है। पाकीसेफालोसॉरस जीन डेंस स्कल, मजबूत खोपड़ी, और पैरासौरोलोफस जीन सोनिक एमिशन, आवाज निकालना। पाकीसेफालोसॉरस जीन की डेंस स्कल ने लियो की अपनी खोपड़ी को भी रिइंफोर्स, मजबूत कर दिया है, जो अब पहले से कहीं ज्यादा मोटी, डेंस और सख्त हो गई है। जहां तक पैरासौरोलोफस जीन के सोनिक एमिशन की बात है, भले ही उस जीन को इंटीग्रेट करने से उसके सिर पर कोई क्रेस्ट, कलगी नहीं उगी है, लेकिन उसे साउंड वेव्स निकालने और उनकी फ्रीक्वेंसी और पिच को अपनी मर्जी से कंट्रोल करने की एबिलिटी मिल गई है, और इसके यूज भी काफी ब्रॉड हैं। साउंड वेव ट्रांसमिशंस रिसीव करने और सोनार डिटेक्शन से लेकर इसे एक सोनिक वेपन, आवाज वाले हथियार की तरह यूज करने तक वह अपना स्टैक पैनल खोलता है। प्रजाति इंडोमिनस रेक्स। बॉडी स्टेट्स 30 मीटर लंबाई, 15 मीटर ऊंचाई, 500 टन वजन। अभी भी जीन पॉइंट्स काफी नहीं है, खर्च करने के लिए कभी काफी नहीं होते। लियो उड़ते हुए खुद से बड़बड़ाता है, लगता है मुझे इस्ला न्यूबलर से बाहर निकलना होगा और भी ज्यादा शिकार ढूंढने होंगे। और इसके ऊपर उसका लाइफ टियर, जिंदगी का लेवल पूरे टाइम बीस्ट स्टेज पर ही अटका हुआ है। उसे अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि इससे आगे कैसे बढ़ना है या अगला टियर आखिर है क्या। लियो के पास फिलहाल इसका कोई क्लियर आंसर नहीं है, लेकिन इन सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड के अंदर एक आखिरी खतरा बचा है जिससे पहले निपटना होगा। छोटे मोसासॉरस, अपने राजा से मिलने के लिए तैयार हो जा। जुरासिक वर्ल्ड के सेंटर में वेस्टलेक जोन, वह बंद पानी जहां मोसासॉरस को रखा गया है। पिछले कुछ दिनों से मोसासॉरस की बेचैनी बढ़ती जा रही है। रीजन एकदम सिंपल है, कई दिनों से कोई इंसान उसे खाना खिलाने नहीं आया है। यह सब लियो की ही प्लानिंग है। मोसासॉरस को काफी लंबे टाइम तक भूखा रखो और उसकी कॉम्बैट पावर काफी कम हो जाएगी। इस एडवांटेज के हाथ में होने की वजह से उसे अपने पैरों पर झुकाने का यह एकदम परफेक्ट टाइम है। लियो उड़ते हुए आता है और जल्दी ही वेस्टलेक जोन के ऊपर पहुंच जाता है। पानी की सतह जो शांत लग रही है, उसके नीचे पानी मंथन करने लगता है और शिफ्ट होने लगता है। फिर अगले ही पल पानी की सतह किसी डेप्थ चार्ज, पानी के अंदर वाले बम की तरह ब्लास्ट होती है और पानी की फुहारों के बीच से खूंखार जबड़ों का एक बहुत बड़ा सेट बाहर निकलता है, जो सीधे ऊपर लियो पर झपटता है। जैसे ही उसका भारी भरकम शरीर पूरी तरह पानी से बाहर आता है, उसका असली रूप दिखाई देता है, एक बहुत बड़ा मोसासॉरस जो लंबाई में 30 मीटर से भी ज्यादा है। बिल्कुल इसी का तो मैं वेट कर रहा था। मछली ने कांटा निगल लिया। लियो अपने हंसिए जैसे दोनों पंजे आगे बढ़ाता है और मोसासॉरस के पूरे खुले हुए ऊपर और नीचे के जबड़ों को एकदम सटीक ताकत के साथ जकड़ लेता है। मोसासॉरस ने शायद इस तरह के काउंटर अटैक की उम्मीद नहीं की थी। वह अपने जबड़े बंद करने के लिए
पूरा जोर लगाता है, लेकिन लियो की ताकत उससे कहीं ज्यादा है। न सिर्फ वो अपना मुंह बंद नहीं कर पा रहा है, बल्कि अब उसकी पूरी बॉडी लियो की पकड़ में लॉक हो चुकी है। किनारे पर आने का टाइम हो गया है। लियो एक बार फिर अपने 100 मीटर के पंख फड़फड़ाता है और उसका भारी भरकम शरीर अपनी भयानक ताकत से मोसासॉरस को खींचने लगता है, तड़पते हुए, उस जीव के लगभग 200 टन वजन को ऊपर की तरफ खींचते हुए, और उससे पानी से पूरी तरह बाहर निकाल लेता है। पूरी तरह पैनिक में मोसासॉरस ऐसे छटपटा रहा है जैसे कोई मछली हवा के लिए तड़प रही हो, लेकिन एक इंडोमिनस रेक्स के सामने, जो अब साइज में उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, वह पूरी तरह से पावरलेस, कमजोर है। बूम! फाइनली लियो उस विशाल मोसासॉरस को हवा में दर्जनों मीटर ऊपर उठा लेता है और फिर एक जोरदार झटके के साथ उसे सूखी जमीन पर दे मारता है। पानी की बैटल में अपने साइज के एडवांटेज के बावजूद लियो गहरे पानी में अपने एलिमेंट कंफर्ट जोन से बाहर होता, इसलिए एक मोसासॉरस फिर भी उसके लिए एक असली खतरा बन सकता था। लेकिन हवा या जमीन की लड़ाई में मोसासॉरस पूरी तरह से उसके रहमो करम पर है। यहाँ तक कि जमीन पर भी मोसासॉरस अपने भारी भरकम साइज का यूज करके पागलों की तरह तड़पता है और स्ट्रगल करता है। थोड़ी दूर पर रेक्सी और ग्रे और बाकी सारे डायनासोर ये नजारा देखकर कांप जाते हैं। वे मोसासॉरस के उस भयानक साइज और उसकी मचाई हुई तबाही से खौफ में हैं, और लियो से तो और भी ज्यादा खौफ में है, जो उसे इतनी आसानी से हैंडल कर रहा है। कुछ ही देर में थका हुआ मोसासॉरस धीरे धीरे शांत हो जाता है, पूरी तरह से टूट चुका है, पूरी तरह से लियो के रहम ओ करम पर। तभी लियो जमीन पर उतरता है और उस मुश्किल से सांस ले रहे मोसासॉरस के ऊपर पूरे हुक्म वाले अंदाज में दहाड़ता है। जान की बस एक छोटी सी उम्मीद बचने के साथ मोसासॉरस के पास लड़ने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। उसके पास लियो की उस बहुत बड़ी और हुक्म देने वाली प्रेजेंस के सामने झुकने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। एक बार जब मोसासॉरस हार मान लेता है, लियो उसे वापस वेस्टलेक जोन के पानी में भेज देता है। उसकी जान बख्श दी जाती है और एक गुड बाय गिफ्ट के तौर पर लियो उसकी तरफ एक ब्रैकियोसॉरस की लाश का टुकड़ा फेंकता है, जो उसके अपने खाने से बचा हुआ था, और वह भूखा मोसासॉरस बिना एक पल सोचे उसे खाने लगता है। जब तक मैं खाता हूँ तुम खाते हो, और मैं तुम्हें तुम्हारी आजादी दूंगा। वहां बाहर खुला समंदर इस छोटी सी झील से कहीं ज्यादा बड़ा है। अपनी दहाड़ के जरिए लियो अपना मतलब मोसासॉरस को एकदम साफ साफ समझा देता है। यहाँ मौजूद हर दूसरे डायनासोर की तरह मोसासॉरस भी बचपन से ही इस छोटी सी झील में कैद रहा है। अब जब जुरासिक वर्ल्ड का पावर ग्रिड बर्बाद हो चुका है, इलेक्ट्रिक फेंसेस, बिजली की बाढ़ बंद हो चुकी हैं, दीवारें टूट चुकी हैं, वेस्ट लेक अब बाहर खुले समंदर से जुड़ गई है, मोसासॉरस समझ जाता है। वह एक गहरी गूंजती हुई दहाड़ के साथ जवाब देता है, जो सिर्फ और सिर्फ दिल से निकी हुई ग्रेटिट्यूड, एहसान से भरी हुई है। अब पूरी तरह से इकट्ठा हो चुका है। लियो अपने पंख फड़फड़ाता है और आसमान में उड़ता है, एक दहाड़ मारता है जो जुरासिक अलायंस के हर एक मेंबर को नीचे इकट्ठा होने के लिए बुलाती है। ऊपर आसमान में क्वेट्ज़लकोटलस और टेरोसॉरस का एक ग्रुप गोल गोल चक्कर लगा रहा है और उड़ रहा है। पानी की सतह पर मोसासॉरस बाहर आता है। जमीन पर फीमेल इंडोमिनस, रेक्स, ग्रे, रेक्सी, जाइगैनोटोसॉरस, स्पिनोसॉरस और बाकी सारे मांसाहारी अपनी फुल स्पीड में भागते हुए आते हैं। यह नजारा, यह प्रेजेंस, यह किसी ड्रैगन किंग के रियल लाइफ रिटर्न जैसा है। इन पिछले कुछ दिनों में जुरासिक अलायंस के अंदर एक हायरार्की सिस्टम बन गई है। लियो सारे डायनासोर्स का सुप्रीम कमांडर है और उसे एक सुर में जुरासिक ड्रैगन किंग का ताज पहनाया गया है और वह सबसे ऊंची पोजीशन पर है। उसके ठीक बाद ग्रे है, उसकी बहन। फिर आते हैं 5 ड्रैगन जनरल्स, मोसासॉरस, जाइगैनोटोसॉरस, रेक्सी, क्वेट्ज़लकोटलस और स्पिनोसॉरस। उनके नीचे 8 ड्रैगन नाइट्स। जुरासिक अलायंस ऑफिशियली बन चुका है। उनका नारा है, ड्रैगन्स को फिर से महान बनाओ। डिंग कांग्रेचुलेशंस, आपने जुरासिक वर्ल्ड क्लियर कर लिया है। रिवॉर्ड 2000 जीन पॉइंट्स। लियो के कानों में सिमुलेटर की एक नोटिफिकेशन बजती है, जुरासिक वर्ल्ड क्लियर। लियो एक पल के लिए रुकता है, फिर इंफॉर्मेशन की एक वेव लहर उसके दिमाग में आती है, जो उसे उस दुनिया की एक बहुत ही क्लियर पिक्चर देती है जहां वह रह रहा है। वह जिस दुनिया में है वह सिर्फ जुरासिक वर्ल्ड फिल्म्स की दुनिया नहीं है, यह कई मॉन्स्टर मूवी यूनिवर्स का फ्यूजन, मिश्रण है। राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, रैम्पेज, द ग्रेट वॉल, द मेग, कॉन्ग, स्कल आइलैंड और गॉडजिला। जुरासिक डायनासोर तो बस शुरुआत है, यह दुनिया लियो के अंदाजे से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स उलझी हुई है। जुरासिक वर्ल्ड शायद एक ट्यूटोरियल लेवल के अलावा और कुछ नहीं था। कॉन्ग, गॉडजिला, घिडोरा, टाइटन मॉन्स्टर्स ये असली जीव हैं जो सैकड़ों मीटर ऊंचे हैं, जिनका वजन दसियों हजार, यहाँ तक कि सैकड़ों हजार टन है। इंटरेस्टिंग। लियो बिना किसी हिचकिचाहट के सच्चाई को एक्सेप्ट करता है और आगे आने वाली हर एक चीज के लिए एक एक्साइटमेंट फील करता है। नए मिले 2000 जीन पॉइंट सीधा बचे हुए टेरोसॉर जीन, पाकीसेफालोसॉरस जीन और पैरासॉरोलोफस जीन को उनके अगले टियर लेवल तक अपग्रेड करने में जाते हैं। टेरोसॉर जीन इजी फ्लाइट, सोनिक फ्लाइट में एडवांस हो गई है। पंखों की ताकत 5 गुना बढ़ गई है। फ्लाइट स्पीड मैक 1 यानी 1224 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई है। पाकीसेफालोसॉरस जीन डेंस स्कल, आयरन स्कल और स्टील बोन्स में एडवांस हो गई है। पूरा स्केलेटन
स्केलेटल स्ट्रक्चर, हड्डियों का ढांचा सॉलिड स्टील की टक्कर की ताकत तक रीइंफोर्स हो गया है। पैरासोरोलोफस जीन सोनिक एमिशन सोनिक पल्स में एडवांस हो गई है। मुंह से निकलने वाली हाई एनर्जी साउंड वेव्स को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्पीड पर कंप्रेस, दबाना और धकेला जाता है, जिससे एक बहुत ही पावरफुल शॉक वेव जनरेट होती है। तीनों जीन अपग्रेड्स एक के बाद एक बहुत तेजी से कंप्लीट होते हैं, जो लियो को पावर में एक और लंबी छलांग देते हैं। अंदर के सारे खतरों को निपटाने और सिस्टम को पूरी तरह से एस्टेब्लिश करने के बाद लियो अब बाहर की तरफ अपना ध्यान लगाता है। एक्सपैंड करने का टाइम आ गया है, क्यों ना पहले इस्ला सोरना को देख लिया जाए। थोड़ा सोचने के बाद उसका पहला टारगेट इस्ला सोरना है, जो इस्ला न्यूबुलर का सिस्टर आइलैंड है। वह ग्रे को सब समझाता है और फिर इस्ला सोरना की तरफ सीधा वेस्ट डायरेक्शन में उड़ जाता है। इस्ला न्यूबुलर के पार बहुत बड़ा और कभी ना खत्म होने वाला समंदर फैला हुआ है। इस्ला सोरना वेस्ट की तरफ 140 किलोमीटर दूर है, लेकिन लियो के लिए यह दूरी बस कुछ मिनटों की है। आसमान की ऊंचाइयों में लियो लगातार अपनी स्पीड बढ़ाता है और तेज हर गुजरते सेकंड के साथ हवा का रेजिस्टेंस रुकावट बढ़ता जा रहा है। उसके आगे इकट्ठा हो रही कंप्रेस्ड हवा पूरी ताकत के साथ दो हिस्सों में बंटकर साइड में हो जाती है। दोनों तरफ शॉक वेव्स बनती हैं और आसमान में बादलों की गरज जैसा एक भयानक धमाका होता है। एक सोनिक बूम, आवाज की स्पीड टूटने का धमाका। बिना किसी शक के लियो ने अभी अभी साउंड बैरियर को तोड़ दिया है और असली सोनिक फ्लाइट अचीव कर ली है। उसी टाइम इस्ला सोरना पर मोनार्क की एक एडवांस स्काउट टीम कई ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स पर सवार होकर आ पहुंची है। दुनिया से अलग थलग एक और आइलैंड। मैं आइलैंड से पक चुका हूँ। यह बोलने वाला कोई और नहीं, टीम का लीडर कॉनराड है। वह कभी ब्रिटिश एयर फोर्स स्पेशल फोर्सेस का एक ऑपरेटिव हुआ करता था और 1973 में वह साउथ पैसिफिक में एक मिस्टीरियस आइलैंड पर गया था, स्कल आइलैंड। वह उस जीते जागते नर्क से मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा था और फिर मोनार्क ज्वाइन कर लिया था। लेकिन कॉनराड के अंदर तब से ही ऐसी जगहों को लेकर एक बहुत ही गहरा और डरावना खौफ बैठ गया है। हालांकि इस बार मोनार्क की लीडरशिप ने उसे और उसके पार्टनर वीवर को एडवांस स्काउट टीम को इस्ला सोरना ले जाने का ऑर्डर दिया है, ताकि वे आउटपोस्ट 13 के लिए एक जगह का सर्वे और सिलेक्शन कर सके। रिलैक्स, यह बस एक सिंपल सर्वे मिशन है। इस्ला सोरना पर मुश्किल से ही कोई वाइल्ड लाइफ बची है। स्कल आइलैंड जैसा कुछ नहीं है। वीवर, जो टीम की डिप्टी लीडर है, तसल्ली देती है। कॉनराड एक हताश होकर अपना सिर हिलाता है। वह अब यहाँ आ ही गया है। कंप्लेन करने से कुछ नहीं बदलने वाला। एक बहुत ही बारीकी से सर्वे करने के बाद टीम इस्ला सोरना के पूर्वी पानी में अपनी प्रिफर्ड साइट, पसंदीदा जगह कंफर्म करती है। इतना काफी है, चलो वापस चलते हैं। फाइनली काम खत्म। कॉनराड अपने माथे से पसीना पोंछता है और कहता है कुछ रीजंस है जिन्हें वह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन उसे एक अजीब सी अनआईजी फीलिंग आ रही है। टीम साइट कंफर्म करने का काम खत्म करती है। वे एक एक करके ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स में सवार होते हैं, वापस लौटने और मोनार्क को रिपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। बैंग, बिना किसी वार्निंग के एक बहुत बड़ा पत्थर हवा को चीरता हुआ आता है और अभी अभी उड़े हुए एक ब्लैक हॉक पर सीधे जाकर टकराता है और उसके रोटर पंखे को तोड़ देता है। हेलीकॉप्टर तुरंत अपनी पावर खो देता है और आसमान से नीचे गिरता है। एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ जमीन पर क्रैश हो जाता है। क्या यह अभी अभी क्या हुआ? यह नजारा देखकर वीवर शॉक में चीख पड़ती है। किंग कॉन्ग। कॉनराड ऐसे अकड़ जाता है जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसकी आंखें यकीन ना होने से फटी की फटी रह जाती है। किंग कॉन्ग। वीवर कंफ्यूज है। कॉन्ग तो स्कल आइलैंड पर है, वह इस्ला सोरना पर कैसे हो सकता है? लेकिन अगले ही सेकंड एक बहुत बड़ा अल्बिनो सफेद गोरिल्ला जंगल से भागता हुआ बाहर आता है। उसकी हर एक मसल पावर से फड़क रही है। 12 मीटर ऊंचा और 9 टन वजन अल्बिनो गोरिल्ला अपने दोनों पैरों पर खड़ा होता है, अपने भारी भरकम मुक्कों से अपनी छाती पीटता है और एक कान फोड़ देने वाली दहाड़ मारता है। वह कॉन्ग नहीं है, वह जॉर्ज है, अल्बिनो गोरिल्ला। मोनार्क ने इन 3 रैम्पेज बीस्ट्स को ढूंढने में 1 साल से ज्यादा टाइम बिताया है और किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वे पूरे टाइम इस छोड़े हुए आइलैंड इस्ला सोरना पर छिपे हुए थे। ऑल यूनिट्स, ब्लैक हॉक 3 नीचे गिर गया है। ब्लैक हॉक 2 मदद के लिए आगे बढ़ो। तभी एक उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा और डरावना मॉन्स्टर जंगल से बाहर निकल कर आता है। एक बहुत बड़ा भेड़िया। उसका पूरा शरीर सुइयों जैसे तेज और गहरे काले कांटों से भरा हुआ था। उसके चारों पैर किसी चीते की तरह पतले और फुर्तीले थे, रेजर जैसे पंजे जो एक अजीब सी चमक के साथ चमक रहे थे। उसकी पीठ और पूंछ पर शाही पोर्क्यूपाइन की तरह नुकीले कांटे निकले हुए थे। 26 मीटर लंबा, 14 मीटर ऊंचा और वजन 13.8 टन। पीछे हटो। कॉनराड खुद ब्लैक हॉक 1 के कंट्रोल संभालता है, तेजी से ऊपर की तरफ खींचता है और ईस्ट की तरफ कोस्टल वाटर, तटीय पानी की ओर मुड़ जाता है। यह देखकर कि जॉर्ज और राल्फ उनका पीछा नहीं कर रहे हैं, कॉनराड रिलीफ की सांस लेता है। लेकिन जैसे ही ब्लैक हॉक 1 किनारे पर पहुंचता है, जो समंदर अभी शांत था वह अचानक फट पड़ता है। उसमें से मगरमच्छ का एक इतना बड़ा मुंह बाहर निकलता है जो पूरे हेलीकॉप्टर को एक बार में निगल सकता था। एक बहुत बड़ा मगरमच्छ जो जॉर्ज और राल्फ दोनों को मिलाकर भी बड़ा था। 68.5 मीटर लंबा, 18.5 मीटर ऊंचा और वजन 150 टन। लिजी, वीवर को लगता है जैसे उसका दिल धक से जमीन पर गिर गया हो। जॉर्ज और राल्फ ने सिर्फ उस वेपराइज्ड बायो इंजीनियर्ड सीरम
को थोड़ा सा ही अंदर लिया था। उनके म्यूटेशंस लिमिटेड थे, लेकिन लिजी ने सीरम की पूरी बोतल ही निगल ली थी। उसका म्यूटेशन एकदम अलग ही लेवल पर है। लिजी के डरावने और बहुत बड़े जबड़े ब्लैक हॉक 1 की पूंछ पर कसते हैं और उसे हवा से खींच लेते हैं। हम नीचे जा रहे हैं, इम्पैक्ट के लिए तैयार हो जाओ, कॉनराड चिल्लाता है। यह कुछ ज्यादा ही जाना पहचाना सा लग रहा है। एक बहुत बड़े धमाके के साथ ब्लैक हॉक 1 किनारे से टकराता है। पानी की वजह से टक्कर थोड़ी कम हो जाती है। कॉनराड और वीवर अपनी सीट बेल्ट्स खोलते हैं और मलबे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी की सतह से थोड़ा ही ऊपर आते ही वे देखते हैं कि लिजी का पहाड़ जैसा शरीर उनके ऊपर खड़ा है। वह बहुत बड़ा और नुकीला मुंह उनके चेहरों से बस कुछ इंच की दूरी पर है। इस तरह के मॉन्स्टर के सामने वे 2 चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं है। जब कॉनराड और वीवर को पूरा यकीन हो जाता है कि वे मरने वाले हैं, दूर आसमान की ऊंचाइयों से हड्डियों को हिला देने वाले कई सोनिक बूम्स गूंजते हैं, जैसे गहरी बादलों की गरज हो। इतनी दूर से भी उस दहाड़ को सुनते ही कॉनराड और वीवर को लगता है कि उनके कान के पर्दे कांप गए हैं, जैसे वे बहरे हो गए हों। लिजी भी एक दर्द भरी कराह निकालती है और उन दोनों छोटी आकृतियों से मुड़कर अपनी भारी भरकम बॉडी को उस आवाज की तरफ घुमा लेती है। वह क्या है? जब वे उस शौक से थोड़ा बाहर आते हैं तो कॉनराड और वीवर ऊपर देखते हैं और उन्हें एक 4 पैरों वाले पंखों वाले ड्रैगन की परछाई दिखाई देती है, जो एक हैरान कर देने वाली स्पीड से उनकी तरफ आ रहा है। उसका 100 मीटर का विंग स्पैन हर एक फड़फड़ाहट के साथ इसला सोरना के किनारों पर एक भयानक बवंडर खड़ा कर रहा है। यह इसला न्यूब्लर का मेल इंडोमिनस रेक्स है, मिराज। वे दोनों एक साथ चिल्लाते हैं, उसे तुरंत पहचान लेते हैं। उस फुटेज के मुकाबले जो उन्होंने यहाँ आने से पहले देखी थी, मिराज अब और भी ज्यादा बड़ा लग रहा है और उसकी उड़ान की स्पीड, उसने एक सोनिक बूम जनरेट किया है। साफ है कि वह मैक 1 लेवल पर है। हवा के उस भयानक बवंडर में लिजी, राल्फ और जॉर्ज तीनों गुस्से में दहाड़ते हैं। उनके हिसाब से इसला सोरना उनका इलाका है और यह ड्रैगन एक घुसपैठिया है। ये तीनों थोड़े जाने पहचाने लग रहे हैं। यह नया मेहमान कोई और नहीं बल्कि खुद लियो है, जो सिचुएशन का जायजा लेने के लिए इसला सोरना पहुंचा है। एक अल्बिनो गोरिल्ला, एक उड़ने वाला भेड़िया, एक बहुत बड़ा मगरमच्छ। ये फिल्म रैम्पेज के 3 रैम्पेज बीस्ट हैं और वे यहीं इसला सोरना पर हैं। एकदम परफेक्ट टाइमिंग। मेरे पास अभी सच में जीन पॉइंट्स की बहुत कमी है। आम जानवरों से मुझे ना के बराबर पॉइंट्स मिलते हैं। सिर्फ ज्यादा ताकतवर बीस्ट्स और मॉन्स्टर्स का शिकार करके ही मुझे असली जीन पॉइंट्स मिल सकते हैं। ये तीनों रैम्पेज बीस्ट्स वैल्यू से भरे हुए लग रहे हैं। इनसे पक्का बहुत सारे जीन पॉइंट्स मिलेंगे। लियो सबसे पहले उन तीनों में सबसे छोटे जॉर्ज पर अपनी नजरें टिकाता है। उसके पंख कसकर मुड़ जाते हैं और वह किसी उल्कापिंड मीटियोर की तरह आसमान से नीचे गोता लगाता है। उसकी डरावनी परछाई जॉर्ज को पूरी तरह ढक लेती है। जॉर्ज इंडोमिनस रेक्स को अपनी तरफ आते हुए देखता है और वही बहुत बड़ा पत्थर उठाता है जो उसने हेलीकॉप्टर पर मारा था और सीधा लियो की खोपड़ी पर दे मारता है। लियो डॉज नहीं करता, वह पत्थर को लगने देता है। एक जोरदार चटकने की आवाज आती है और वह पत्थर टकराते ही चकनाचूर हो जाता है। लियो की खोपड़ी, जो पाकेसेफालोसॉरस जीन के आयरन स्कल और स्टिल बोन्स एबिलिटी से रेनफोर्स हुई है, वह पूरा हिट आसानी से झेल लेती है। एक खरोच तक नहीं आती। अगले ही पल लियो के हंसिए जैसे पंजे जो एक ठंडी चमक के साथ चमक रहे हैं, उसके डाइव की पूरी ताकत के साथ बिजली की तरह जॉर्ज की गर्दन की तरफ बढ़ते हैं, सीधा उसके सिर पर वार करते हैं जैसे कोई ब्लेड किसी फल को चीर रहा हो। जॉर्ज, जो कुछ ही पल पहले जिंदा था और तड़प रहा था, एक ही पल में उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है और उसकी बिना सिर वाली बॉडी जमीन पर गिर पड़ती है। आपने एक म्यूटेंट सिल्वरबैक गोरिल्ला का शिकार किया। जीन पॉइंट्स अर्न हुए 1000। जीन एनालिसिस कंप्लीट। सिल्वरबैक गोरिल्ला जीन, मसल डेंसिटी, शार्प जीन, अनलिमिटेड ग्रोथ, ब्लू वेल जीन, हाई स्पीड ग्रोथ, बीटल जीन, 100 गुना बर्स्ट स्ट्रेंथ, 1000 जीन पॉइंट्स। सच में एक बीस्ट हॉल, बहुत बड़ा इनाम। बिना किसी शक के यह इनाम बहुत बड़ा है। जो चीज लियो को और भी ज्यादा सरप्राइज करती है वह यह है कि जॉर्ज को मारने से एक साथ 4 अलग अलग जानवरों के जीन्स मिले हैं। यह पक्का उसी बायो इंजीनियर्ड सीरम का असर है जिसने इस म्यूटेशन को ट्रिगर किया था, लेकिन यह इनाम फाइट के खत्म होने तक वेट कर सकता है। वे लड़ रहे हैं। चलो यहाँ से अभी निकलते हैं। अब जब रैम्पेज बीस्ट्स का पूरा ध्यान लियो पर है, कॉनराड और वीवर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। इन मॉन्स्टर्स के पंख का एक हल्का सा भी वार उन्हें चींटियों की तरह कुचल सकता है। तभी राल्फ एक चीते जैसी बर्स्ट स्पीड के साथ आगे बढ़ता है, दूरी कम करता है और एक जोरदार छलांग के साथ हवा में उड़कर लियो के शरीर पर अपने जबड़े गड़ा देता है। राल्फ का खूंखार वार लियो के स्केल्स को वैसे नहीं चीर पाता जैसा उसने सोचा था। इसके बजाय उसके दांत टकराते ही चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे उसने किसी लोहे की सॉलिड प्लेट पर अपने दांत मार दिए हों। यह अटैक पूरी तरह से फेल हो जाता है। राल्फ तुरंत किसी असैसिन की तरह अपने चारों पैर फैलाता है, अपनी विंग मेम्ब्रेन को स्ट्रेच करता है, हवा में छलांग लगाता है और दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन लियो उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला। अपने पिछले पैरों से एक पावरफुल पुश
और पंखों की एक फड़फड़ाहट के साथ उसका भारी भरकम शरीर जमीन से ऊपर उड़ जाता है। एक हंसिए जैसा पंजा बाहर निकलता है और राल्फ के पिछले पैर को पकड़ लेता है। बस एक कैजुअल झटके के साथ राल्फ का पतला सा शरीर वापस जमीन पर दे मारा जाता है और फिर लियो का शरीर उसके ऊपर आकर गिरता है, पूरी ताकत से राल्फ के सिर को कुचलते हुए। एक साथ 500 टन से ज्यादा का वजन गिरता है और राल्फ एक दर्दनाक चीख मारता है और फिर पूरी तरह शांत हो जाता है। आपने एक म्यूटेंट ग्रे वुल्फ का शिकार किया। जीन पॉइंट्स अर्न हुए 3000। जीन एनालिसिस कंप्लीट। ग्रे वुल्फ जीन एंड्योरेंस, सहन शक्ति, एनहांसमेंट लेवल 1। राल्फ से जॉर्ज के मुकाबले ज्यादा जीन पॉइंट्स मिलते हैं और उसके पास ज्यादा फ्यूज्ड एनिमल जीन्स भी हैं। इससे पहले कि लियो सांस ले पाता, वह बहुत बड़ी लेकिन स्लो मूव करने वाली लिजी फाइनली उसके करीब आ जाती है। यह न सिर्फ बहुत बड़ी है बल्कि इसकी अटैक पावर और डिफेंस दोनों ही एक्सट्रीम लेवल पर है। उसका वो डरावने बाइट फोर्स वाला जबड़ा एक टैंक को भी कुचल सकता है। उसके शरीर के अंदर के ऑस्टियोडर्म्स, हड्डियों की प्लेट्स, किसी भी कन्वेंशनल ह्यूमन वेपन को आसानी से झेल सकते हैं। उसे हराना कोई आसान काम नहीं है। जैसे ही वह करीब आती है, जो लिजी बहुत स्लो लग रही थी, वह अचानक अपनी पूंछ घुमाती है और उसकी अपर बॉडी किसी स्प्रिंग वाले ट्रैप की तरह आगे झपटती है। इनक्रेडिबल बर्स्ट, अविश्वसनीय तेजी। लियो को ठीक सामने से हवा का एक जोरदार झोंका अपने चेहरे पर टकराता हुआ महसूस होता है। लिजी के बहुत बड़े जबड़े एक अजीब से एंगल पर खुलते हैं, सीधा लियो के गले की तरफ बढ़ते हुए। अगर वह जबड़े उस पर लग जाते हैं और वह अपना सिग्नेचर डेथ रोल जानलेवा घुमाव मारती है तो रिजल्ट्स बहुत भयानक हो सकते हैं। लेकिन लियो के रिफ्लेक्सेस उससे भी तेज हैं। उसकी साइकिक सेंस लिजी के मूव को शुरू होने से पहले ही पढ़ लेती है। वह बहुत ही सटीक तरीके से उसके ऊपर और नीचे के जबड़ों को पकड़ लेता है और फिर उन्हें जोर से अलग कर देता है। खतरे को सेंस करते हुए लिजी पैनिक में छटपटाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उसका पूरा मुंह कोने से फट जाता है, इतनी बुरी तरह चौड़ा हो जाता है कि वह अब कभी बंद नहीं हो सकता। लिजी दर्द से तड़पती हुई एक भयानक चीख मारती है। उसका भारी भरकम शरीर बहुत बुरी तरह से झटके खाता है और तभी वह लियो की पकड़ से आजाद हो पाती है। लियो सीधा इंटरनल ब्रेकडाउन अंदर से तोड़ने का फैसला करता है। 10 से ज्यादा बार पूरी ताकत के साथ जमीन पर पटकने और फेंकने के बाद उनके आसपास की जमीन पूरी तरह से टूट चुकी है और उसमें बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। लिजी पूरी तरह से बेहोश हो चुकी है। उसके शरीर की हर एक हड्डी पीसकर पाउडर बन चुकी है। उसका शरीर ढीला पड़ गया है और उसने पूरी तरह से हार मान ली है। आपने एक म्यूटेंट अमेरिकन एलिगेटर का शिकार किया। जीन पॉइंट्स अर्न हुए 10,000। जीन एनालिसिस कंप्लीट। एलिगेटर जीन बोनी स्केल आर्मर लेवल 1। क्या बात है, 3 रैम्पेज बीस्ट्स ढेर, एक ही बार में 14,000 जीन पॉइंट्स। कांग्रेचुलेशंस, आपने रैम्पेज क्लियर कर लिया है। रिवॉर्ड 3 म्यूटोजेनिक सीरम्स। फिल्म रैम्पेज में एक जीन टेक कंपनी का बनाया हुआ यह म्यूटोजेनिक सीरम कई जानवरों के जीन्स को एक साथ फ्यूज करता है और उसे एब्जॉर्ब करने वाले क्रिएचर के अंदर जेनेटिक म्यूटेशन ट्रिगर करता है। लियो के कान में एक और सिमुलेटर की आवाज बजती है। म्यूटोजेनिक सीरम्स। लियो की आंखें चमक उठती है। अब यह कुछ काम की चीज है। ऐसा नहीं है कि उसे खुद के लिए इनकी जरूरत है। उसके लिए सीरम्स में मौजूद एनिमल जीन्स की कोई कमी नहीं है। बैटल खत्म होती है और धूल धीरे धीरे बैठती है। लियो फाइनली नीचे जमीन पर कॉनराड और वीवर को नोटिस करता है। जिस तरह सड़क पर चलता हुआ कोई इंसान अपने पैरों के नीचे रेंगती चींटियों पर ध्यान नहीं देता। फाइट में बिजी होने की वजह से लियो ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ये दोनों इंसान कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं। क्या ये लोकी और कैप्टन मार्वल नहीं है? लियो जल्दी ही समझ जाता है कि वे बस आम इंसान हैं, लेकिन पास ही वह गिरा हुआ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी है और उसके फ्यूजलेज पर एक उल्टे फनल के शेप का एम्बलम निशान एकदम साफ छपा हुआ है। मोनार्क। लियो अब उसे पहचान लेता है। ये दोनों इंसान मोनार्क से हैं, जो मॉन्स्टर यूनिवर्स की मॉन्स्टर ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। मोनार्क इसला सोरना पर क्या कर रहा है? क्या वे उन तीनों रैम्पेज बीस्ट्स को ट्रैक कर रहे हैं या फिर उनका टारगेट खुद लियो और जुरासिक डायनासोर हैं? खैर जो भी हो, लियो का अपने इलाके में इंसानों की निगरानी बर्दाश्त करने का कोई इरादा नहीं है और मोनार्क भी इससे अलग नहीं है। कॉनराड और वीवर मलबे से भरी उस जमीन से किसी तरह खुद को उठाकर खड़े होते हैं, लेकिन तभी उनकी हड्डियों तक को कंपा देने वाली एक अचानक सी ठंडक उन्हें जकड़ लेती है। जब